बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर आफियत के साथ गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रोही एट 10 और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमान औरी। एक नई सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं और दुआ भी करते हैं आज का दिन भी जो है वो आपका बहुत अच्छा गुजरे, एक अच्छी सोच के साथ, एक अच्छी उम्मीद के साथ। अपने प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, पहले उनका तारुफ करवा देती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी प्रोफेसर डॉक्टर नासिर महमूद साहब, जो कि वीसी हैं जी अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के, और इसके साथ साथ एजुकेशनिस्ट भी हैं, एजुकेशन में पीएचडी की है। आज हमारे साथ शो में मौजूद है। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम कहते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जी हमारे रोही के रिपोर्टर अली रियाज। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप अली? ठीक ठाक हैं? वेलकम कहते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही नाज़रीन, आज हम अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी के हवाले से भी जानेंगे और सर से भी बातें होंगी, इनकी तालीमी सफ़र के हवाले से भी जानेंगे, इनकी जर्नी के हवाले से भी बात होगी। अली से हम इनकी बीट से रिलेटेड बात करेंगे और इसके साथ साथ आज जो है अमन का आलमी दिन मनाया जा रहा है। अगर हम बात करें अमन की तो हमारा इस्लाम, हमारा मज़हब जो है वो हमें तालीम ही यही देता है, अमन का पैगाम देता है। आप देखें हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात, उनका फरमान हमेशा यही रहा कि दूसरों में मोहब्बत, अमन और तहजीब ये कायम रहनी चाहिए। हम एक दूसरे का एहतराम करें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल हम देख रहे हैं कि जिस तरह हमारे मसाइल हैं, मुल्की और सियासी सूरत हाल चल रही है, जिस तरह हम देख रहे हैं तशद्दुद के वाक़यात बढ़ रहे हैं, जुल्म है, इसके खिलाफ तमाम हम बात जब करते हैं कि इन चीज़ों को कैसे ख़त्म किया जा सकता है, तो उसका वाहिद इलाज जो है वो सिर्फ यही है कि अमन कायम किया जाए, एक दूसरे के मज़हब का एहतराम किया जाए, इंसानियत का एहतराम किया जाए, जो हमारा इस्लाम हमें बताता है। ओवरऑल सबसे पहले तो हम ये देखते हैं ना कि आप मुसलमान हैं तो हमें किस तरह लोगों के लिए आसानियाँ बांटनी हैं, लोगों के किस तरह दुख दर्द को दूर करना है। बदकिस्मती हमारी ये है कि हमारे यहाँ, हमारे इस मुआशरे में जो है वो अमन को उस तरीके से कायम नहीं किया जाता, एक दूसरे का एहतराम नहीं किया जाता। तो इस चीज़ को जो है ये हमारा पैगाम भी है और हमारी दुआ भी है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ करे। हम जितनी हमारी जो जिम्मेदारियाँ हैं, जो हमारी कोशिश होनी चाहिए, उसको लाजमी आप देखें कि आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप किस तरह उसको पूरा कर सकते हैं। उसके लिए तरबियत भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तालीम भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अवेयरनेस तो बहुत ज़्यादा। मेरे ख्याल में ये तालीम जो है वो तमाम लोगों का बुनियादी हक भी है। इसमें सर भी हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि मैं समझती हूँ तालीम का तरबियत के साथ भी और अमन के साथ भी बड़ा गहरा ताल्लुक है। सर आप क्या कहेंगे इस बारे में? जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। देखिए, तशद्दुद जो है ना, ये जहालत के साथ जुड़ा हुआ है। हर वो फर्द मुआशरे का जिसको आपने एक्सप्लॉइट करना है ना, अगर वो पढ़े लिखे से मेरी मुराद ये हमारी स्कूल कॉलेजेस की तालीम नहीं है, जो विजडम है जो आपको मुआशरे से मिलती है, अगर आप उससे महरूम है ना तो बड़ी आसानी से आपको किसी भी काम के लिए एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। आप में जज्बातियत ज़्यादा होती है, आपकी सोच में रैशनैलिटी कम होती है। जो चीज़ें तालीम ने देनी है, अगर वो तालीम आपके पास ना हो तो आपको कोई भी कैसे भी इस्तेमाल करता है। और हम तो इसको आप देखिए बहुत सारे डेकेड से पाकिस्तान में फेस करते चले आ रहे हैं। ऐसे ही आप देखिए जी कि कभी हम मज़हब के नाम पे एक्सप्लॉइट हो जाते हैं, कभी सियासत के नाम पे एक्सप्लॉइट हो जाते हैं, और इस कदर आसान है कि हम ये तमीज़ भी शायद नहीं कर पाते कि जो नुकसान करने जा रहे हैं वो हमारा अपना है। आज का दिन, एक दिन तो चले सिंबॉलिक बात होती है, पीस का डे होना, लेकिन दरअसल ज़िंदगी को अगर आप देखिए जी तो ये एक दिन नहीं है, ये तरबियत मुसलसल है जी, मुसलसल तरबियत है। और मुआशरे के ख़ास तौर पे हमारे जैसे मुल्क को, जहाँ पे आप देखिए कि बहुत सारी यूथ है, ये अपनी उम्र के उस हिस्से में है जहाँ इनको किसी भी काम के लिए इस्तेमाल करना बड़ा आसान सा काम होता है। अगर इनको शऊर दे दिया जाए, अगर इनको तालीम दे दी जाए जो डिग्रियों और किताबों तक महदूद नहीं होती, ज़िंदगी की तालीम दे दी जाए, तो मुझे लगता है कि हम अपनी सिमत को इस तरीके से अपनी सिमत बदल सकते हैं। जी बिल्कुल ऐसी है सर, आपने बहुत ही अच्छी बात की। अली आप क्या कहना चाहेंगे आज के दिन के हवाले से? वैसे अमन के हवाले से तो दरिया कूज़े बंद करने के बराबर सारी बात कर दी, लेकिन इसमें छोटी सी बात मेरी भी ये है कि अमन जब बात होती है ना कि अमन और पीस की, अगर हम इसको बुनियादी तौर पर एक इकाई के तौर पर देखें कि इंसान को कहते हैं कि सोशल एनिमल, के हम इंसान वो है जो अट्रैक्शन के बगैर, जो अपने इर्द गिर्द चीज़ों के बगैर अकेला गुजारा कर नहीं सकता। तो इंसान जब माशरे में रहेगा, माशरे में कैसे रहेगा, माशरे में रहने के कुछ आदाब हैं, कुछ तरीक़ाकार हैं, वो ये डिफाइन करते हैं, वो ये
वाजे करते हैं कि हमारी ज़िंदगी क्या है। क्या हम ऐसे माशरे में या ऐसी जगह पर सांस ले सकते हैं जहाँ पर मुतशद्दिद माहौल हो। दूसरी बात, जैसे बात ये हो रही थी कि हमारे यहाँ जो बड़ा अलमिया ये है कि हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को ना आपस में डगमग कर दिया और मिक्स कर दिया, जैसे कि तालीम, शऊर, स्किल्स, प्रोफेशनल, ये सारी चीज़ें मुख्तलिफ हैं। हमारे यहाँ ये चीज़ें बड़ा अलमिया है कि हम ये कहते हैं कि तालीम होगी तो शऊर होगा, शऊर होगी तो तरबियत होगी, जबकि ऐसा नहीं है। कुछ अक़दार में कुछ लोग इतने अच्छे होते हैं जो उनके पास हमारे पास रस्मी तालीम हो ना हो, लेकिन उनके पास शऊर और तरबियत बेहतर होने की वजह से वो सबकत ले जाते हैं। तो बेसिक हमें जो मुझे लगता है कि जो तरबियत की ज़रूरत है, जो अमन का पैगाम है, वो हमें एक छोटी सी इकाई से शुरू करना पड़ेगा, जो हमारा पूरा बेसिक स्ट्रक्चर है। माशरे का जो बुनियादी इकाई है वो एक ख़ानदान है। एक ख़ानदान में माँ बाप, अगर बच्चे की तरबियत बेहतर हो माशरे में, तो बच्चे की तरबियत से ही अगर उसको ये बात सिखाई जाए कि बर्दाश्त, हमारे यहाँ सबसे बड़ा अलमिया अदम बर्दाश्त का है। देखें ना, अदम बर्दाश्त का ये नहीं कि अब हम देखें तो हमारे इर्द भी नहीं, ये पूरी दुनिया का मसला है। वेस्ट में भी चीज़ें चल रही हैं, वहाँ पर लोग जो हैं इस हद तक इन चीज़ों से दिल बर्दाश्त हो जाते हैं, या कि जिनको कहते हैं ये दिमागी मरीज़ हैं, लोगों को फायर कर रहे हैं, ओपन हीटिंग कर रहे हैं, फिर एक्सट्रीमिज़म बहुत ज़्यादा, ये पूरी दुनिया में ही है, क्योंकि इंसान के साथ मसाइल होते हैं। मसला ये है कि उसको हमने डील कैसे करना है। डील हम तभी कर सकते हैं अगर आप नए ज़माने की जो मसाइल हैं उसके हिसाब से चीज़ों को बदलना होगा। एक ज़माने के मसाइल कुछ और थे, आज से 50 साल पहले के इशूज़ कुछ और थे, तो अब हमारा मसला बहुत बड़ा अदम बर्दाश्त का है, जिसको मानना चाहिए। अगर जब तक हम मसले को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जब हमें पता नहीं चलेगा हमें बीमारी है, तो उसका इलाज नहीं होगा। तो मुझे ये लगता है कि हमारा अमन का जो ताल्लुक है अदम बर्दाश्त से बहुत ज़्यादा है। अगर इस बीमारी को हम हल कर लें, इसका हम इलाज ढूंढ लें, तो हमारा माशरा काफ़ी हद तक बेहतर हो सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है, नफरतों को ख़त्म करना पड़ेगा, मोहब्बतों को फ़रोग देना पड़ेगा, एक दूसरे का ख्याल रखना पड़ेगा, तभी अमन कायम हो सकता है। आपकी एक छोटी सी मिसाल ले लेना जी, अमन की कितनी कीमत अदा की जा सकती है, ये इतनी वैल्यूएबल चीज़ है। सुलह भी आपके सामने है, बिल्कुल ऐसे ही, उससे बेहतर कोई मिसाल नहीं है। बिल्कुल ऐसे आपने तमाम वो चीज़ें जो ज़ाहिरन मुसलमानों के खिलाफ थी एक्सेप्ट की, और उनकी तमाम शराइत मान ली, और सिर्फ एक चीज़ के लिए कि 10 साल का अमन चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। और वो देखिए कि वो इस कदर मुश्किल चीज़ थी कि दुश्मन उसको कबूल नहीं कर सकता। उसके जंग वो 10 साल लड़ सकता था, आपकी अमन की 10 साल की कीमत वो नहीं दे सका। बिल्कुल ऐसे, बहुत ही जाहिर सी बात है, अमन की खातिर बहुत सारी चीज़ों को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। अच्छा सर, आपकी जर्नी के हवाले से जानेंगे, जैसे आपके तालीमी सफ़र का आगाज़ हुआ, के साथ जाहिर सी बात है आप इलामा इकबाल यूनिवर्सिटी के साथ भी जो है जुड़े, इस हवाले से बताइएगा। अपने तो मेरा जी तालीम का जो सिलसिला था वो तो बिल्कुल आम गवर्नमेंट स्कूल्स में था पहले, फिर मैं पंजाब यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया था। पीएचडी करने में मुल्क से बाहर गया था, गवर्नमेंट ऑफ जापान का एक स्कॉलरशिप था, उसके ज़रिए से। और फिर मुझे मौका मिला पोस्ट डॉक करने का ऑस्ट्रेलिया में और इंग्लैंड में, एक साल तकरीबन वहाँ गुजारा। सो तालीम अपनी तो इसी तरह की। इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के साथ जी मैं 2015 से मुंसलिक हूँ। उससे पहले मेरी जॉब जो है वो ज़्यादा पंजाब यूनिवर्सिटी में रही, तो वहाँ से फिर मैं ओपन यूनिवर्सिटी 2015 में गया, और तब से वहीं पे एज ए प्रोफेसर ऑफ एजुकेशन काम करता हूँ। बाकी इंतजामी जिम्मेदारियाँ वक्त के साथ बदलती रहती हैं, आगे पीछे होती हैं। सही सर, इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उससे मुस्तफ़ीद भी हो रहे हैं, चाहे बच्चियाँ हैं चाहे बच्चे हैं, बहुत सारे, क्योंकि मैं समझती हूँ हर सिटी में, पूरे मुल्क में इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने बहुत ज़्यादा जो है इसमें किरदार अदा किया है। जो लोग यूनिवर्सिटी में नहीं जा सकते, उन्होंने इस तरीके से इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से अपनी तालीम हासिल की, मुकम्मल की। इस हवाले से बताइए किस तरीके से इलामा इकबाल यूनिवर्सिटी जो है अपना रोल प्ले कर रहा है, थोड़ा यूनिवर्सिटी के हवाले से हम जानना चाहेंगे। मैं आपको जी एक समरी के तौर पर बता देता हूँ। इस वक्त तक तकरीबन 46 लाख लोग इस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर चुके हैं। ये तादाद हमारी बाकी तमाम यूनिवर्सिटियों के ग्रेजुएट्स को मिला लें तो उससे ज़्यादा है, कम नहीं होगी। सो इसका जो हॉरिज़न है वो आपके सामने इस तरह से आ सकता है। जहाँ तक रहा सवाल इसकी डिग्रियों की रिकग्निशन का, उनकी क्वालिटी का, तो रिकग्निशन क्योंकि पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट की है, और इसकी तमाम डिग्रियाँ उसी तरह रिकग्नाइज्ड हैं जिस तरह के बाकी तमाम यूनिवर्सिटीज़ की, पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ की डिग्रियां रिकग्नाइज्ड हैं। HEC से भी, मुल्क में भी, मुल्क से बाहर भी रिकग्नाइज्ड हैं। तालीम लेने वाले लोगों का जहाँ तक ताल्लुक है जी, इसके दो हिस्से करके हमें देखना चाहिए। एक वो तलबा हैं या तालिबात हैं जो कि
यकीनन तालीम हासिल ना कर पाते अगर ये यूनिवर्सिटी ना होती। बिल्कुल ऐसे ही। आपके पास मुल्क में ऐसे इलाके हैं जहाँ पे लड़कियों की तालीम को बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, कल्चरल बैरियर्स हैं, आपके पास सोशल प्रॉब्लम्स हैं, वो नहीं आ सकती। अगर ये इदारा उन जगहों पे ना होता तो वो बच्चियाँ कभी तालीम की तरफ आ ही नहीं सकती। बिल्कुल ऐसे। सो एक बहुत बड़ी तादाद तो उनकी है। और यूनिवर्सिटी में जो तालिबात हैं ये, इनकी तादाद 50% के करीब है। तो टोटल एनरोलमेंट जो हमारी तकरीबन 11 से 12 लाख के दरमियान रहती है, उसमें से आधी लड़कियां पढ़ती हैं। सो एक तो ये हिस्सा है जिसको हम कहते हैं कि ये हम मैट्रिक से शुरू करते हैं और BA तक की तालीम। ये तालीम यूनिवर्सिटी ने हमेशा बहुत कम फीसों पे और बहुत सारे पाकिस्तान के इलाकों में बगैर फीस के भी इसको हम चला रहे हैं, यूनिवर्सिटी अपने फंड्स। इसके बाद अंडर ग्रेजुएट वाला हिस्सा आता है और फिर अब के MPhil और PhD प्रोग्राम्स हैं। यूनिवर्सिटी का शुरू से इन प्रोग्राम्स के बारे में अप्रोच ये रही है कि इनमें हम तादाद पे फोकस नहीं करते, ये मेरिट बेस्ड प्रोग्राम्स हैं और कम स्टूडेंट्स को एनरोल करते हैं। मुल्क में क्योंकि हमारे 54 के करीब कैंपसेस हैं पूरे मुल्क में जी। सो अंडर ग्रेड प्रोग्राम्स हमारे मुल्क के तमाम कैंपसेस पे ऑफर होते हैं और जो MPhil और PhD है वो सिर्फ इस्लामाबाद वाले कैंपस पे हम ऑफर करते हैं और उनमें एनरोलमेंट का तरीक़ाकार खासा मयारी है, जिसकी वजह से उनमें तादाद बहुत ज़्यादा नहीं आती। जो स्टूडेंट हमारे पास दाखिला लेते हैं जी, आम तासुर ये पाया जाता है कि शायद ये लेफ्ट ओवर्स हैं या सेकंड चांस स्टूडेंट हैं जिसको किसी और यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं मिला तो यहाँ आ गए। ये बिल्कुल गलत तासुर है जी। देखिए, ये वो लोग हैं जो अपने अपने जॉब्स पे हैं। इन्होंने पाकिस्तान के तमाम, कोई बड़ा इदारा ले लें, वहाँ के ग्रेजुएट हैं, उसके बाद अपनी जॉब पे चले गए, अब फुल टाइम स्टडी नहीं कर सकते। सो लिहाजा वो पार्ट टाइम स्टडी, अपनी पेस पे स्टडी करने वाले प्रोग्राम्स में आ जाते हैं। मेरिट के लिहाज से ये किसी भी तरह दूसरे तलबा से कम नहीं होते। जहाँ तक हमारे पढ़ाने का ताल्लुक है, तो मैं ये बार बार आर्गू नहीं कर सकता कि हम बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, हमारा मयार, ये एक तरह से खुद से कहना ठीक बात नहीं है। सही। लेकिन मैं आपको ये मिसाल दे सकता हूँ कि हमारे पास पूरे पाकिस्तान में हमारे अंडर ग्रेड कोर्स पढ़ाने के लिए कोई 1 लाख से ज़्यादा असातिज़ा रजिस्टर्ड हैं। आप पाकिस्तान की किसी यूनिवर्सिटी का नाम लें, पब्लिक और प्राइवेट दोनों मिला के, वहाँ के असातिज़ा हमारे पास एज ए टीचर, पार्ट टाइम टीचर रजिस्टर्ड हैं और वही पढ़ाते हैं। अगर वो अपनी यूनिवर्सिटियों में अच्छा पढ़ाते हैं तो हमारी यूनिवर्सिटी के लिए पढ़ाते वक्त ये कैसे मुमकिन है कि अच्छा नहीं पढ़ाते। मतलब अगर एक लेट से मैं कहता हूँ गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर यूनिवर्सिटी है, उसके साथ हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ हैं, BZU के साथ हैं, तो अगर ये अपनी यूनिवर्सिटियों में अच्छे समझे जाते हैं तो जब ये हमारे स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं तो यकीनन वही मयार होगा। सो इसलिए मैं समझता हूँ कि मयार तालीम के लिहाज से भी कोई फ़र्क दूसरी यूनिवर्सिटियों से नहीं है। सही। वही चैलेंजेस जो उनको हैं वो हमें भी बिल्कुल सही है सर। इसके अलावा मजीद भी आपसे जानते हैं, इस टाइम अली जिस तरह मौसम भी बदल रहा है, हम देख रहे हैं क्लाइमेट चेंज भी है और मौसम बदलने के साथ साथ कपास की थोड़ी सी सूरत हाल पे बात कर लेते हैं इस टाइम, जो आपकी बीट से रिलेटेड भी है। क्या सूरत हाल चल रही है इस टाइम? कपास आसमां इस वक्त हॉट टॉपिक है, उसको हमें बात करनी भी चाहिए क्योंकि हमारा मैं हर बार ये बात कहता हूँ कि मईशत का जो मेन रोल है वो कपास ही है। सिर्फ वाइट गोल्ड, सफ़ेद सोना कहने देने से काफ़ी नहीं है, वाकई में वाइट गोल्ड है, इसका पूरा एक इकोनॉमिकल वैल्यू इन चेन है और फिर वैल्यू एडिशन है, फिर उसकी सारी चीज़ें मैटर करती है। इस पर हमारे साथ ये सारी सूरत हाल रही है कि इस साल हम क्योंकि वज़ीर आला पंजाब साहब की तरफ से खुसूसन हिदायत थी, फिर उसके बाद इस बार पहले से ही मिनिस्ट्री की जानिब से उसकी इंटरवेंशन प्राइस दे दी गई, तो उससे अशकार खासे इनकरेज हुए, एक रिकॉर्ड रकबे पर काश्त हुई, जिसमें अगर बात की जाए तो यहाँ पर जनूबी पंजाब में खासा जो हमारा रिकॉर्ड रकबा था 32 लाख 33 लाख वो पहुँच गया था 45 लाख 44 लाख तक, 48 लाख तक भी स्टैट्स हैं। लेकिन अब सूरत हाल ये थी कि हमारा, जैसे आपने 2 चीज़ें बात की, पहला कपास, दूसरा क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज का तो इशू है ही है, जिसकी वजह से हमारी जो अर्लीज हुई थी वो काफ़ी बेहतर रही थी, जिसमें हमारे सिंध से असरात सबरात आना शुरू, जिसका वाज़ेह तौर पर सब ये था कि पहली बार जो हमारी जिनिंग इंडस्ट्री है, क्योंकि कपास का अगर हम कपास एक पूरी इसमें कहते तो कपास जिनिंग इंडस्ट्री नहीं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, स्पिनिंग इंडस्ट्री नहीं, बल्कि कपास के जो खेत है वो इटसेल्फ एक इंडस्ट्री है जहाँ पर काम शुरू हो जाता है हल चलाने से लेकर, और उसके बाद फिर चुन्नियाँ जो बीज कपास के चुनने वाली,
और फिर बिजाई करने वाली। ये तमाम तर वो खवातीन हैं जो मर्द काम करते हैं, उनका रोजगार वाबस्ता होता है। तो एक पूरी चेन है। तो इस बार जो हमारा सबसे पॉजिटिव चीज़ स्टार्ट में यही रही थी कि जून में हमारे अर्ली सोइंग थे, गेती काश के नताज अच्छे थे। सिंध से हमारी जो फैक्ट्री चलना शुरू हो गई, जिनिंग इंडस्ट्री जो हमारी है, जिसमें पाकिस्तान कॉटन जिन एसोसिएशन के से भी इस बार पहली बार जून जुलाई में उन्होंने रिपोर्ट जारी की। तो अगस्त तक चीज़ें खासी बेहतर थी, लेकिन अगस्त के बाद से वही जो हर बार होता है कि सितंबर जो है वो सितंबर साबित होता है कपास की फसल के लिए। तो वही रिवायत बरकरार रही है कि पिछली बार भी 10 सालों में हमारे यहाँ ऐसा रहा है कि हमारे जो सबसे बड़ा जो नुकसान करने वाली पिंक बॉल वार्म थी। और हम दोस्तों पीछे जाए आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले, तो इस खित्ते में पाकिस्तान टॉप पे था। हम इंडिया को कम्पीट कर रहे थे। हमारी जो रिक्वायर्ड जो हमारी बेल थी, हम अपनी पूरी रिकॉर्ड बेल ले रहे थे। 90 मिलियन तक बेल्स हमारी जा रही थी, 90 लाख तक जा रही थी। लेकिन हमारा मसला कहाँ से शुरू? मसला हमारा है उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसमें ट्रांसजेंडिंग वैराइटीज़ हैं, वो उसमें कहते हैं नॉन बीटी, वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन जो असल मसला ये है कि क्या ऐसी वजह है कि जिसकी वजह से वक्त के साथ चीज़ें नहीं बदल सकी। अगर इस साल का हम एक तकाबली जायज़ा लें तो इस साल देखें, जैसे अगस्त के महीने में इस बार ड्राई आउट रहा, सिर्फ एक बारिश रही। तो बारिश जिस तरह पहले पिछले दिनों में होता ही था कि जो पिछले 2 साल से हमारी ऑब्जर्वेशन थी क्लाइमेट चेंज के हवाले से कि मानसून पर खास एक्टिव था, जिसकी वजह से जून जुलाई में बारिशें हो रही थी, लेकिन इस बार अगस्त में बारिशें नहीं हुई। इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि सितंबर के स्टार्ट से ही जो वाइट फ्लाई थी उसका हमला बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जिसकी वजह से आपको पता होगा जो जुनूबी पंजाब में हमारी पाक फौज हमारे पाकिस्तान भाइयों के साथ खड़ी, उन्होंने किस तरह से बर वक्त मौके पर पहुँचकर ड्रोन्स के जरिए, हेलीकॉप्टर्स के जरिए स्प्रे किया। लेकिन मुझे लगता है कि इसको थोड़ा सा हमारे जो मुतल्लिका इदारे हैं उन्होंने थोड़ी सी ताख़ीर कर दी, क्योंकि जिस तरह से ड्राई आउट चल रहा था, अगस्त में बारिशें नहीं थी, तो अगर ये जो इकदाम बाद में किए गए थे 20-22 अगस्त को कर लिए जाते, तो जैसे कि अगर हम बात करें ज़मीनी हक़ाइक़ की, तो डेरा गाजी खां, भावलपुर के ज़िला रहम यार खां, ये ऐसे ज़िला है जहाँ पर वाइट फ्लाई की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, जहाँ पर पौधे जो हैं पत्ते काले पड़ चुके हैं। अच्छा, उसके बाद अब इसका ओवरऑल इम्पैक्ट क्या है? ओवरऑल इम्पैक्ट ये है कि जैसे हम स्टार्ट में चल रहे थे, जिनिंग इंडस्ट्री स्टार्ट में चल रही थी। अच्छा, जिनिंग का फ़ायदा है, जिनिंग इंडस्ट्री चलेगी तो हमारी फिर आगे स्पिनिंग, लूप इंडस्ट्री, और फिर देन उसके बाद में टेक्सटाइल। टेक्सटाइल हमारी वो इंडस्ट्री जो हमारी बेसिक है। एप्टमा हमारी ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल एसोसिएशन, उनका बहुत ज़्यादा रोल है इसमें। लेकिन हमारा असल में इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स क्या है? हमारे कुछ अर्से से जो सारे क्लासेस चल रहे हैं, गुज़श्ता साल आपने देखा एलसीज बंद हो गई थी। क्या वजह कहते हैं कि हमारे पास जो हमारे रिजर्व्स हैं वो कम है। रिजर्व्स क्यों कम है? क्योंकि हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो जीरो है। एक्सपोर्ट्स हम क्या कर सकते थे? एक्सपोर्ट्स में हमारा जो बड़ा किरदार था वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री का था। उसके लिए हम हमारी जो कपास है, अगर वही हमें इंपोर्ट करनी पड़ेगी तो हम कैसे करेंगे? जैसे मिसाल के तौर पर हमारी जो रिक्वायर्ड है वो हमारी 1 करोड़ 22 लाख, 1 करोड़ 10 लाख के लगभग हमारी बेल्स की रिक्वायरमेंट है। अगर हम इतनी पैदा कर लें तो हमें ज़रूरत नहीं है इंपोर्ट करने की। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम इस टारगेट को अचीव नहीं कर पा रहे। लेकिन अब जो इस साल जो चीज़ें तो काफ़ी अच्छी थी, पॉजिटिव थी, जिसमें अगर अभी इसी महीने के स्टार्ट की हम बात करें तो अब तक जो जिनिंग इंडस्ट्री में पूरे पाकिस्तान में पंजाब और सिंध की मिलाकर 39 लाख बेल्स आ चुकी थी। लेकिन ये अब जो सूरत हाल है उससे खासी जो है ख़राब होने वाली, क्योंकि इन दिनों में अब जो है अब होगा क्या कि अब सूरत हाल ये है कि अब स्प्रे करेंगे, लेकिन स्प्रे का किस हद तक इम्पैक्ट? अगर पौधा मिसाल के तौर पर 3 फुट का 4 फुट का पौधा अगर 3 से 4 ज़मीन से इंच तक डैमेज हो चुका है तो वो उसको रिकवरी के लिए इतना टाइम नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा हमने लैग किया। लेकिन अभी भी ये सूरत हाल है कि सफ़ेद मक्खी की वजह से हर साल की तरह जहाँ पिंक बॉल वर्म सितंबर में हमें तंग करता था, तो इस साल सफ़ेद मक्खी हमें बहुत ज़्यादा इस बार जो उसका नुकसान साबित हुई है। ठीक है, मज़ीद भी आपसे जानते हैं सर, यूनिवर्सिटी के हवाले से भी आपसे ये भी बात जाएंगे कि हम तलबा के हवाले से कि कौन कौन से इस टाइम जो है वो प्रोग्राम जो हैं वो करवाए जा रहे हैं, ये भी बताइएगा। यूनिवर्सिटी में इस वक्त टोटल कोई 1200 के करीब हमारे प्रोग्राम्स हैं जो चल रहे हैं। ठीक है। मुख्तलिफ लेवल्स हैं। प्रोग्राम्स को लिस्ट करना शायद पॉसिबल ना हो इतने टाइम में, लेकिन ये है कि आपके पास हम मैट्रिक के मुख्तलिफ स्ट्रीम्स हैं, जिसमें मैट्रिक टेक भी शामिल है, जो स्किल बेस्ड अभी जिक्र कर रहे थे हमारे। सो स्किल बेस्ड प्रोग्राम्स की तरफ आजकल बहुत रुझान है। सो हमने उसके अंदर एक स्किल की स्ट्रीम भी ऐड की है, क्योंकि सर पहले तो हमारा यही होता था कि बस डिग्री होनी चाहिए, तालीम के ऊपर होना चाहिए, स्किल्स के ऊपर जो है वो हमारा इतना काम नहीं था, वो फोकस नहीं था जी। और इसके बाद हमने फिर जो हमारे बीए के प्रोग्राम्स हैं बहुत सारे, जिसको पहले बीए कहते थे, अब हम उसका नाम एडी आर्ट्स के नाम से 2 साल प्रोग्राम है जो एफए के बाद है वो है। फिर हमारे इसके बाद अंडर ग्रेड प्रोग्राम है। ये जो अब नई एजुकेशन पॉलिसी है, अंडर ग्रेजुएट पॉलिसी है, उसके मुताबिक फिर हमने 4 ईयर जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं वो हैं, और वो
साइंसेज में भी हैं, इस्लामिक एंड अरेबिक स्टडीज़ में भी हैं, एजुकेशन में भी हैं जी। और इसके अलावा हमारी एक फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज है, उसके भी प्रोग्राम्स हैं। ठीक हो गया। और फिर इसके बाद एमफिल और पीएचडी प्रोग्राम्स हैं। तो मज़ीद भी आपसे जानते हैं नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, रोही एट10 में आपको एक बार खुश आमदीद कहते हैं और इसके साथ ही चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ, टुडेज वेदर। बिलाल यूनुस हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल से जानते हैं आज दिन भर मौसम कैसा रहेगा, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, मुल्तान शहर के मौसम के हवाले से बात करें तो आज मुल्तान शहर और गिरदोनवा में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। बात की जाए सुबह के वक्त के मौसम की तो सुबह के वक्त सूरज भी जो है वो अपनी आबोताब के साथ निकला हुआ है। गुज़श्ता हालिया बारिशों से जो है वो मौसम खासा खुशगवार हो गया था। हवाएं जो है वो अपनी आबोताब के साथ चल रही थी और आज जो है हवाएं चलने का सिलसिला भी जो है वो थम चुका है। इसके साथ साथ जो है आज गर्मी और हबस की शिद्दत में भी इजाफा देखने में आ रहा है। अगर हम बात करें दर्जा हरारत की तो गर्मी और हबस की शिद्दत में इजाफे के बाद महकमा मौसमियात के मुताबिक आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड जाने का इम्कान जाहिर किया गया है। इसके साथ साथ अगर हम कम से कम दर्जा हरारत की बात करते हैं तो आज कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। बात कर ली जाए दोपहर और शाम के वक्त के मौसम की तो दोपहर और शाम के वक्त जो है वो हबस और गर्मी की शिद्दत में इजाफा देखने में आएगा और हवाएं जो चल रही थी पिछले कुछ दिनों से वो भी जो है वो थमी हुई दिखाई देंगी। इसके साथ साथ जो है काफ़ी ज़्यादा जो मुल्तान के वासियों को परेशानी का भी सामना करना पड़ेगा। इसके साथ साथ एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात कर ली जाए तो आज का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो महकमा मौसमियात के मुताबिक 75% रिकॉर्ड किया गया है। इसके साथ साथ जो है वो सूरज तुलू और गुरूब की अगर हम बात करें तो तकरीबन जो है कल सुबह 6 बजे सूरज तुलू होगा और आज शाम को 6 बजकर जो है 14 मिनट पर सूरज गुरूब होता दिखाई देगा। इसके साथ साथ अगर हम बात करें एयर क्वालिटी इंडेक्स की तो आज मुल्तान शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 140 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया है। 140 पॉइंट्स एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक जो है वो मुल्तान शहर पाकिस्तान के फ़ज़ाई तरीन आलूदा शहरों में जो है वो 9वें नंबर पर स्टैंड करता दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ अगर हम बारिश की बात करें तो तकरीबन 24 घंटों के अंदर जो है वो महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का कोई इम्कान जाहिर नहीं किया गया। इसके साथ साथ आने वाले दिनों में जो है वो ये बताया जा रहा है कि मौसम खासा चेंज हो जाएगा, सर्दी की लहर आएगी जिससे जो है वो तिबी माहिरीन की जानिब से बच्चों और बुज़ुर्गों और नौजवानों को जो है वो एहतियाती तदाबीर भी अपनाने की हिदायत दी गई हैं कि ख़ास तौर पर बच्चों और बुज़ुर्गों को जो है वो आने वाले दिनों में आउटडोर सरगर्मियों से महदूद रहने की भी तजवीज़ दी गई है। जी बहुत शुक्रिया बिलाल यूनुस आपका। अच्छा सर, जिस तरह हम तालीमी मेयार की बात करें, अभी हम ब्रेक में भी बात कर रहे थे, आप किस हद तक सेटिस्फाई हैं जो हमारा इस टाइम तालीमी निज़ाम चल रहा है? अच्छा जी, दो बड़े चैलेंजेस हैं तालीमी मेयार पे करते हैं जी बात। पहले तो जो है ना एक्सेस टू एजुकेशन है, मेयार तो बाद में आएगा ना। आज हम जिस वक्त बैठे हैं तकरीबन हमारे 3 करोड़ बच्चे जिनको स्कूल में होना चाहिए वो स्कूल से बाहर है। यानी आप यूँ कह लीजिए कि टोटल वो बच्चे जिनकी स्कूल जाने की उम्र है, हाँ, उनमें से तकरीबन 43% के करीब स्कूल से बाहर हैं। ये हमारा एक अंदाज़ा है। तो आप समझ लीजिए कि आपकी आधी कौम जो है वो मुल्क में ऐसी है जो स्कूल जाती है। ये बेसिक राइट है लोगों का। हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इसका एक से ज़्यादा जगहों पे वादा कर चुके हैं कि हम ये करेंगे, लेकिन हर आने वाले साल में इसकी तादाद में इजाफा होता जा रहा है। सो मेरा पहला जो कंसर्न है ना जी वो तो ये है कि इन बच्चों को आप स्कूल ले आइए, इनको जो भी पढ़ाना है पढ़ाइए, क्वालिटी पे फिर गुफ्तगू करते हैं हम साथ। लेकिन सर जिस तरह अभी हम देख रहे हैं तो आए। अच्छा, एजुकेशन हमारी बदकिस्मती है, हमारे तो यहाँ अब एजुकेशन बहुत ज़्यादा महंगी कर दी गई है। अच्छा, इलाज हमारा महंगा है। जिस तरह अभी हमारे तमाम इस टाइम सूरत हाल चल रही है उसमें तो अब एक घर के अब अगर बच्चे हैं 4 या 5 तो एक मेरे ख्याल में बच्चे की तालीम जो है वो मुकम्मल हो जाए, ये भी बड़ी बात है।
हाँ जी, तालीम बिल्कुल। हम कहते तो हैं कि तालीम हर बच्चे का हक है, हमें देनी भी है। तालीम को हमने आम करना है, लेकिन बिल्कुल महंगी है जी। लेकिन तालीम का वो वाला हिस्सा जिसकी हम गुफ्तगू कर रहे हैं वो ऑलमोस्ट फ्री है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आज भी जो गवर्नमेंट के स्कूल हैं, चाहे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के हो या फेडरल के हो, उनमें तालीम बिल्कुल फ्री है। और मैं ज़ाती तौर पे इसके हक में नहीं हूँ, ठीक है, इसको कहीं से फंड करना चाहिए, लेकिन तालीम के मयार को बेहतर करने के लिए इसके साथ बहरहाल पैसे जुड़े हुए हैं जी। सो कॉस्ट उसकी है। सो स्कूलों में, लेकिन हैविंग सेड दैट, ये बात अपनी जगह आज हकीकत है जी कि अगर कोई बच्चा मैट्रिक बल्कि गवर्नमेंट के कॉलेजेस की हद तक भी पढ़ना चाहता है तो फीसें बिल्कुल नॉमिनल हैं और वो काबिल बर्दाश्त हैं, ऑलमोस्ट फ्री है। हाँ, जो तालीम है हमारी प्राइवेट सेक्टर में जब चले जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में आ जाते हैं और प्राइवेट कॉलेजेस में चले जाते हैं, प्राइवेट स्कूल्स में चले जाते हैं, तो उसकी कॉस्ट बहरहाल ज़्यादा है और वो आप चॉइस से जाते हैं। हर उस जगह जहाँ प्राइवेट स्कूल्स हैं वहाँ गवर्नमेंट के स्कूल्स भी हैं। जहाँ तक मसला रह गया कि गवर्नमेंट स्कूलों में मयार तालीम अच्छा नहीं है, लिहाजा वहाँ नहीं जाना चाहिए। हाँ। तो हमारे यहाँ ये एक ट्रेंड बन गया है कि हम गवर्नमेंट स्कूल में भेजेंगे तो कॉलेज में भेजेंगे तो वहाँ बच्चे आपके सही तालीम हासिल नहीं कर पाएंगे। प्राइवेट भेजेंगे तो अच्छी तालीम मिल जाएगी। पता नहीं कितना मुनासिब होगा, लेकिन आप बताइए कि जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं इनको चलाने वाले क्या गवर्नमेंट के साथी नहीं है? बिल्कुल ऐसे ही है सर, यही तो हम हमेशा बात यही करते हैं। हाँ, तो अगर ये गवर्नमेंट का उस्ताद प्राइवेट सेटअप में जाके ठीक पढ़ाता है तो ये अपने कॉलेज में क्यों नहीं ठीक पढ़ाता? बिल्कुल। प्रॉब्लम सिर्फ इतना सा है कि आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है वो उसको बाउंड नहीं कर पाता। वो तनख्वाह तो कॉलेज से लेते हैं, लेकिन साफ ज़ाहिर है वो वहाँ पे अपना जो ज़रूरी काम है वो करते हैं, बाकी वक्त वो अपना जो आफ्टरनून का टाइम है या इस तरह का वक्त है वो वहाँ पे देते हैं। और साथ काबिल हैं जी, मेहनती हैं, काम करते हैं, जानते हैं। अब भी गवर्नमेंट के इदारों के साथ ही हैं जो मेहनत करते हैं। आप मैट्रिक को उठा लीजिए, रिजल्ट आता है, कितनी पोजीशंस आती हैं जी प्राइवेट स्कूल्स की। आपको अक्सर तो गवर्नमेंट के स्कूलों के बच्चे हैं जो परफॉर्म करते हुए नजर आते हैं। सो ये मेरे ख्याल में एक अजीब सी मिथ लोगों के जहन में बैठ गई है कि तालीम, उन्होंने तालीम के मयार को जोड़ा हुआ है फर्नीचर की क्वालिटी से, कमरे में एयर कंडीशन से, ठीक है, फैसिलिटीज दे दी, फैसिलिटीज के साथ जोड़ा हुआ है। तालीम की क्वालिटी उस्ताद की क्वालिटी से जुड़ी हुई बात है। अच्छा, फिर तरबियत का भी तो सर हमें उसी तरीके से फिर फुकदान नजर आता है ना? तरबियत का तो एलिमेंट पूरे माशरे से ही खत्म हो गया है। बिल्कुल ऐसे ही है। तालीम और तरबियत इकट्ठे होते थे ना। हाँ जी बिल्कुल। तो तरबियत कोई नहीं है। और बगैर तरबियत के तालीम ऐसे ही है जैसे बगैर रूह के जिस्म होता है। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल इसी तरह की चीज है जी। आप अच्छा शहरी बनाने के लिए पढ़ाते हैं। हमने ओवर द पीरियड ये किया, सिर्फ हमने नहीं किया, पूरी दुनिया में हुआ कि तालीम को अच्छे रोजगार का जरिया समझने लगे और तालीम फोकस कर दी रोजगार के हसूल के साथ, जबकि रोजगार का हसूल एक हिस्सा है तालीम का। तालीम आपको अच्छा इंसान बनाती है, एक खुश रहने वाला, जिंदगी को एंजॉय करने वाला, मुआशरे में कंट्रीब्यूट करने वाला इंसान बनाना है। जब आप ये बन जाएंगे ना तो उस जो इसके समरात हैं उसमें से एक फायदा होगा कि आप आपको अच्छा सा रोजगार भी मिल जाएगा। हमने बाकी तमाम छोड़ के तो नौकरियों से तालीम जोड़ी, बच्चों की जिंदगी इस हद तक अजीरन कर दी कि सुबह स्कूल, शाम एकेडमी, रात दोनों का काम, और सवेरे सवेरे बगैर नींद पूरी के उठना जी, और फिर वही साइकिल चलता रहा। ओवरबर्डन कर दिया, उनके नफ्सियाती मसाइल इस कदर बढ़ गए हैं कि हम उस पर तवज्जो ही नहीं करते और वो उनकी ज़िंदगियों पे लॉन्ग लास्टिंग असरात रखते हैं। मैं जिस तरह के तजर्बात से गुजरूंगा, कल को जब डिलीवर करने का वक्त आएगा तो आप उससे बेहतर मुझसे तवक्को ना करें। तो हमने तो बच्चों की ज़िंदगी जी स्ट्रेस से भर दी है, ऐसे ही बड़े बड़े बैग हैं। हाँ। और इतना प्रेशर है परफॉर्म करने का, बिल्कुल ऐसे। और परफॉर्म करना भी हम किसको कहते हैं? 90% से अबव नंबर लेने को। इससे नीचे के नंबरों पे तो हम राजी ही नहीं होते। एक बच्चा जी जो 60% का स्कोर ले लेता है, 65% का, वो किसी भी तरह से नकम्मा बच्चा नहीं है। आपका सिस्टम उसको आगे ना जगह दे सके तो सिस्टम का फॉल्ट है। लेकिन ये कहना कि एक बच्चा जो कि 60-70% परफॉर्म करता है, स्कोर लेता है, कॉम्पिटेंट बच्चा है,
उसको आपको चाहिए कि आप उसे आगे एवेन्यूज पैदा करें, उसके लिए उसको जगह दें। बाद दफ़ा तो ये होता है कि अगर एक कमज़ोर कोई है तो उसको तो एडमिशन ही नहीं दिया जाता ना, और बहुत दफ़ा कॉलेजेस में, बाद दफ़ा यूनिवर्सिटीज़ में, तो वो इस वजह से भी रह जाता है। ठीक है, ये बिल्कुल उलट मामला है। हाँ, उलट मामला है। मामला ये होना चाहिए कि जो कमजोर नजर आए उसको ज्यादा सपोर्ट करिए, बिल्कुल ऐसे ही है, ताकि वो आगे चले। जो पहले ही ठीक है आप उसको और सपोर्ट करते जा रहे हैं, वो तो कर ही रहा था ना, उसको करने दें। जो जितना कमजोर है उसको आपकी उतनी ज्यादा मदद चाहिए ताकि वो भी परफॉर्म करे। बिल्कुल ये मेरा यकीन है जी, अल्लाह ताला ने कोई भी ऐसा इंसान पैदा नहीं किया जिसके अंदर कुछ कंट्रीब्यूट करने की सलाहियत ना डाली है। बिल्कुल ऐसे वो अपने अपने तरीकों से कंट्रीब्यूट कर सकता है। जब आप उनको अबेंडन कर देते हैं तो फिर वो उठ के इन लोगों के हाथ में चले जाते हैं जिनको आप एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं। वो उनको पैम्पर करते हैं, वो उनको अट्रैक्ट करते हैं, वो ले जाते हैं, अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करते हैं। वैसे ये बड़ा ज़रूरी है कि इसमें हमारे टीचर्स को भी बड़ा अहम रोल प्ले करना होगा, पेरेंट्स का भी एक रोल है, जिम्मेदारी है। और सोचते हैं हम बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारे ऐसे मसाइलों में उलझ गए हैं, शायद हम लोग जो है वो बच्चों को उस तरीके से अब टाइम भी नहीं दे पाते। बिल्कुल नहीं देते जी। हम वालिदैन उनकी फलाह के लिए सारा दिन मशक्क़त करते हैं, इधर उधर पैसे इकट्ठे करते हैं, उनकी ज़िंदगी को आसान यानी फिजिकली आसान बनाते हैं, लेकिन उनको वक्त देने के लिए नहीं है हमारे पास। उनकी बात सुनने का, समझने का वक्त नहीं है, और इसको खिदमत समझते हैं उनकी। ऐसा नहीं है जी। इसी तरह साथीज़ा कराम है, वो मयार के नाम पे सख्ती करते हैं। हाँ। उस्ताद तो लफ्ज़ी मोहब्बत का है जी। ऐसे ही सर, आप समझते हैं कि अभी असातिज़ा और स्टूडेंट्स के दरमियान जो है कम्युनिकेशन गैप आ चुका हुआ है? दो तरह से फ़र्क पड़ा जी ओवर द पीरियड। पहले थोड़ा पीछे चले जाए तो असातिज़ा इस बात को अच्छी तरबियत समझते थे कि स्टूडेंट आपसे अपनी बात भी ना कर सके, आपकी बात सिर्फ मानता जाए। तो मैं कहता था कि ये स्टूडेंट बड़ा अच्छा है, ताबेदार है। हाँ। जबकि वो मुझे रिस्पॉन्ड ही नहीं करता और मेरी बातें मानता है। हाँ। ऐसा स्टूडेंट भी नहीं चाहिए। हर स्टूडेंट सोचता है, समझता है, उसको मौका दीजिए को बात करे। और ये ज़रूरी नहीं कि मैं उम्र में उनसे बड़ा हूँ तो वो कभी कोई ऐसी बात नहीं कर सकते जो मुझे समझ आती हो या ना आती हो। वो मुझसे बहुत नए ज़माने के हैं, वो नए चीज़ों से के दरमियान पले बड़े हैं, नई सहूलतों में। वो मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं। उनकी बात सुनिए, वैल्यू कीजिए। फिर दूसरे दौर ये आ गया कि एक तबका वो पैदा हुआ जहाँ कहा कि टीचर और स्टूडेंट में फ्रैंकनेस होनी चाहिए आपस में। जो यूरोप का मॉडल है ना, जहाँ उस्ताद को नाम लेके बुलाया जाता है और स्टूडेंट को उस्ताद नाम लेके बुलाता है, वो वाला एक और एक्सट्रीम है जहाँ हमें इन हदूद का अदब नहीं रहा कि बड़े से या उस्ताद से गुफ्तगू करते वक्त एक मौका है जहाँ तक मैंने आर्गू करना है, उसके बाद अगर मुझे समझ भी आ जाए ना कि अब ये बात नहीं इससे आगे बढ़नी चाहिए तो मुझे खामोश हो जाना चाहिए। हाँ। ये बात किसी तरह की बोल्डनेस नहीं कहला सकती कि आप किसी एक को इस हद तक बहस में ले जाएं कि वो जिच हो जाए, वो हारना पड़े उसको। तालीम के मैदान में जी मैं समझता हूँ हारना कोई लफ्ज़ नहीं है, फेलियर कोई लफ्ज़ नहीं है। बिल्कुल। ये लफ्ज़ निकालने हैं हमें इसमें से, फिर तालीम चलती है। तालीम लोगों को डिस्क्रिमिनेट करने का नाम नहीं है, तालीम लोगों को इकट्ठा करने का नाम है, मिल के आगे चलने का नाम है। एक हिस्से का आगे जाना और दूसरे का पीछे रह जाना ये कोई सक्सेस नहीं है। सही सर, आपने बड़ी अच्छी बात की। इससे मज़ीद भी इस टॉपिक को लेकर आगे चलेंगे। अली, जिस तरह हम अब बात करेंगे, मौसम बदल रहा है, क्लाइमेट चेंज पे भी बात हो रही है, मौसम पे भी बात हो रही है, फूलों के हवाले से भी बात करेंगे आपसे, इस स्टोरीज को डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एट 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा अली, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं सितंबर का महीना चल रहा है, तो इस हवाले से क्योंकि दर्जा हरारत में भी कमी आई है, तो इस हवाले से हम बात कर लेते हैं कि जो मवेशी हैं उनके लिए क्या इक़दाम करने चाहिए और क्या हो रहे हैं। बिल्कुल आसमा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, और इसको हमें मेंशन करना भी चाहिए कि जो अभी तमाम पर सूरत चल रही है, आपने अमूमन जो चीज़ ऑब्जर्व की है, सितंबर के स्टार्ट से जो हमारी रातें हैं वो ठंडी होना शुरू हो गई है। हाँ। मतलब गुज़श्ता एक हफ्ते से तो टेम्परेचर काफ़ी हद तक बिलो जा रहा है। तो इसमें जो सबसे अहम जो सूरत हाल वो ये है कि हमारा चूँकि जनूबी पंजाब एक फूड बास्केट है, और फूड बास्केट के साथ साथ एग्रीकल्चरल लैंड जहाँ बहुत ज़्यादा है, तो वहीं पर जहाँ काश्तकार का नाम दिया जाए, काश्तकार से रिलेटेड उसके मवेशी और ये उसका खासा होते हैं। तो इन दिनों में ख़ास तौर पर जो दूध देने वाले जानवर है वो हो गए, और
की हुकूमत की जो स्कीम है कट्टा फरबा और कट्टा पालने वाले के असरात, उनके लिए खास अहमियत का हामिल है। अभी जो इम्पोर्टेंट जो इसमें सारी चीज़ें वो ये है कि इन दिनों में खास तौर पर जब अब होता है कि जैसे हम इंसान कंफ्यूज हो जाते हैं कभी दिन में गर्मी है रात में ठंड है तो हम तो मैनेज कर लेते हैं, जानवरों के लिए चीज़ें काफ़ी मुश्किल हो जाती हैं, खासतौर पर जिनको हमने पाला होता है घरों में, और ख़ासतौर पर वो लोग जो बड़े वसी पैमाने पर फार्मिंग से पेशे से वाबस्ता होते हैं, उनके लिए खास अहमियत का हमें ये मरहला है और इम्तहान कुन भी है, क्योंकि इन दिनों में ख़ास तौर पर मैनेजमेंट की अहमियत काफ़ी बढ़ जाती है। जानवर को इन दिनों में ठंडा बुखार का खतरा होता है, उसके साथ जो दीगर बीमारियाँ हैं वो भी इस पर हमला कर सकती हैं। तो इन दिनों में मैनेजमेंट ये है सबसे बेस्ट चीज़ जो है कि एक तो पहले उनकी डाइट का खास ख्याल रखा जाए। जानवरों को इन दिनों में चूँकि देखिए हम तो इंसान हैं, हम अगर सर्दी है तो हमने एक जैकेट ऊपर पहन लिया, हम ऊपर चादर वगैरह कवर कर लेते हैं। जानवरों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि आप उनको कवर तो कर नहीं सकते, दो चीज़ें, या तो हम उनको ऐसी जगह पर रखें, शेड कंट्रोल शेड में रखें, उनको ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर हवा ना हो। दूसरा चीज़ है हम उनका इम्यून सिस्टम और उनको डाइट ऐसी दें जिसमें हमारा आमतौर पर जो शीरे का इस्तेमाल है जानवरों को दिया जाता है, उसके साथ फिर आला क्वालिटी का वंडा दिया जाए। इससे ये होता है कि इस पे जानवर क्या करते हैं, जब आप उनको ज़्यादा फैट देंगे तो उनकी बॉडी पर एक लेयर आ जाती है उनके जिस्म पर, जिससे फ़ायदा ये होता है कि वो शदीद ठंड को भी बर्दाश्त कर लेते हैं। तो इन दिनों में जानवरों को दो चीज़ें, एक तरफ जहाँ बेहतरीन आला क्वालिटी खुराक भी जाए, तो उसके साथ साथ दूसरा मेन चीज़ ये है कि उनको ऐसी जगह पर रखा जाए जहाँ पर बराह रास्त रात से वो जो सर्द हवाएं हैं उनसे बचाया जा सके। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि खास तौर पर जैसे मौसम बदल रहा है, दोपहर में जो टेम्परेचर खासा हाई हो जाता है, क्योंकि मुल्तान में अमूमन हमारा ये है कि हम क्योंकि गर्मी के आदी हैं, क्योंकि पंजाब में मुल्तान में बात की जाए तो खास तौर पर दिन में अब ये हो रहा है कि मौसम खासा जो इंतहा को पहुँच जाता है, दोपहर में गर्मी न काफ़ी बर्दाश्त होती है, लेकिन इसके बिल्कुल मुतज़ाद रात 12 बजे के बाद से सर्द हवाएं चल रही हैं। तो इस तमाम तर सूरत हाल में खास तौर पर मवेशियों को खास ख्याल रखना पड़ेगा जानवरों का। सही। अच्छा जी, ये तो हो गई इस हवाले से कि मौसम किस तरह चेंज हो रहा है, तो आपने अपने भी और आपसे दीगर जो चीज़ें हैं उनका किस तरह ख्याल रखना है। सर, जिस तरह हम तालीमी मसाइल पे तो बहुत सारी चीज़ें हमारी हैं जिस पर एक लंबी डिस्कशन हो जाएगी, लेकिन जाहिर सी बात है हमने इन चीज़ों को बेहतर भी खुद ही करना है। आप क्या समझते हैं कि तालीमी निज़ाम को और उसके साथ साथ जो हमारी उससे जुड़ी हुई चीज़ें हैं उनको किस तरह बेहतर कर सकते हैं, सोल्यूशंस की तरफ आएँ तो? हाँ जी, ये सबसे अहम मौजू है जी। हम बहुत सारा वक्त इस बात पे लगाते हैं कि हमारे मसाइल क्या हैं। हाँ। अभी मैं चंद दिन पहले एक नई किताब तालीम के मौजू पे आई, मैं वो पढ़ रहा था। हमारे दोस्त हैं शाहिद सिद्दीकी साहब, उन्होंने किताब लिखी है इस पे, ये तालीम और 21वीं सदी के मसाइल, और बड़ा अच्छा अहाता किया जी मसाइल का। हर लिहाज से कोई 250-300 के करीब मौजूआत हैं उसमें। मैं उसको जब पढ़ रहा था जी, तो आज के आखिर में अगर मैं सिंगल लाइन कंक्लूजन अपने लिए जो ड्रा करता हूँ ना, तो मुझे लगता है तालीम में से हमें जो चीज़ें एलिमिनेट करनी है ना, उनमें पहली चीज़ इररेलेवेंस है उसकी। तालीम ओवर द पीरियड अब हमारी ज़रूरतों से रेलेवेंट नहीं रह गई। जिस सदी में हम दाखिल हो रहे हैं ना, इस सदी में जिस तरह के लोग चाहिए, हमारा तालीमी निज़ाम उस तरह की स्किल्स वाले लोग पैदा ही नहीं करता। बिल्कुल। हम इसको जो मर्जी भी इसके अंदर कॉस्मेटिक चेंजेस करते जाएं, ये नहीं होगा। मिसाल के तौर पे हम जो तालीम देते हैं यूनिवर्सिटीज़ में फ़र्ज़ कर लीजिए, उसमें से बहुत सारी चीज़ें तो अब मैदान में ज़रूरत, मसलन मैं एक एग्जांपल सिर्फ दे रहा हूँ। एक ज़माने में टाइपिंग सीखना बड़ा काम होता था, बिल्कुल ऐसे ही है। अब उसकी कोई ज़रूरत रह गई है। आप अपना लैपटॉप खोलें और बोलते जाएं, वो आपके एक्सेंट से ट्यून हो जाता है और फिर आप बोलते जाएं, जो जुबान दिल करता है वो टाइप करता जाता है। तो जदीद टेक्नोलॉजी जिद्दत आती जा रही है। एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं मैडम? ठीक है जी, ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। हारून है हमारे साथ आज़ाद कश्मीर से, क्या कहना चाहेंगे? अच्छा मैडम, मैं मास्टर्स का स्टूडेंट हूँ, मेरा लास्ट सेमेस्टर चल रहा है। तो मैंने ये क्लियर करना था मैडम कि ये जो हमारी मास्टर्स में जो फर्स्ट डिवीजन बनती है, ये कितने परसेंट पे बनती है? हमारे 2000 मार्क्स हैं टोटल। ठीक है सर। अगर आप एक्सटर्नल सिस्टम ऑफ एग्जाम में, जिसको एनुअल सिस्टम आप कहते थे, अगर अभी भी आप उसमें कहीं पढ़ रहे हैं तो 60% से फर्स्ट डिवीजन शुरू हो जाती है। सो इससे कतई नजर कि आपके टोटल नंबर कितने हैं उसके 2000 है सर, हमारे 2000 है, तो 1200 नंबरों पे फर्स्ट डिवीजन शुरू होगी। अगर आप सेमेस्टर सिस्टम में पढ़ रहे हैं तो फिर 65% मार्क्स पे फर्स्ट डिवीजन शुरू होती है जी। हमारे सेमेस्टर वाइज है ना, MA उर्दू हमारे 4 सेमेस्टर हैं। ठीक है, तो इन 4 सेमेस्टर्स के एंड पे आपकी डिवीजन का फैसला होगा ना, हर सेमेस्टर में नहीं होगा, चारों सेमेस्टर्स के एंड पे होगा ना।
चारों सेमेस्टर का जब रिजल्ट मुकम्मल हो जाए तो आपके नंबर अगर 65% हैं तो फर्स्ट डिवीजन शुमार होती है। और जीपीए में अगर जीपीए लिखते हैं तो 3.0 आपकी जीपीए जो है वो होनी चाहिए। अच्छा सर, मैं अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से ये एजुकेशन को कंटिन्यू किया हुआ है, एफए बीए में मेरे 64% नंबर थे। अब एमए का मेरा लास्ट सेमेस्टर है, मैं ये क्लियर करना चाह रहा था कि इसमें कितने परसेंट मेरे नंबर आ जाए तो फर्स्ट डिवीजन हो जाएगी। एमए भी मैं ओपन यूनिवर्सिटी से ही कर रहा हूँ, चौथा सेमेस्टर है मेरा। मैंने आप किसी भी यूनिवर्सिटी से कर रहे हो, जो मैंने आपको बताया है तरीका कार यही है डिवीजन का। बहुत शुक्रिया जी कॉल करने का। वो कह रहे थे आज एकदम जो है सर मौजूद है तो तमाम चीजें मैं पूछ लूँ मौके की निस्बत से। अच्छा सर, जिस तरह बहुत सारे लोग जो है अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी से फायदा लेना चाह रहे हैं, जुड़ना भी चाहते हैं, उनके इस हवाले से बताइए किस तरह जुड़ सकते हैं, किस तरह मुस्तफीद हो सकते हैं? देखिए, अब तो ओपन यूनिवर्सिटी की तालीम सारी की सारी तकरीबन ऑनलाइन है। ख़ास तौर पे जो अंडर ग्रेड और पोस्ट ग्रेजुएट तालीम है वो ऑनलाइन है। तमाम आपको किसी भी काम के लिए यूनिवर्सिटी के ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं होती। हमारे वेब पेज पे एक फॉर्म, एडमिशन फॉर्म अवेलेबल है, आप फिल कीजिए। जब दाखिले खुले हों फिल करेंगे, वो वहीं पे आपका फ़ीस चालान जनरेट करता है। आपने चाहे तो अपने कार्ड से पे कर दें, चाहे आप बैंक जाके उसको प्रिंट करके पे कर दें। आपका एडमिशन कंफर्मेशन आपको एडमिशन की क्लोजिंग डेट के 10-12 दिन के अंदर अंदर आपको कंफर्मेशन आ जाती है। सर कोई मैसेज देना चाहें? बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो का हिस्सा बने। मैसेज के मुकाबले में जी जो हम गुफ्तगू कर रहे थे, हल क्या है हमारे मसाइल का, उस पर अगर हम वापस चले जाते हैं तो मैं कहा कि एक तो इर्रेलेवेंस को ख़त्म करना चाहिए, वो पढ़ाएं जो आज के ज़माने की ज़रूरत है। दूसरा, एक बहुत रिवाज है जी कि आजकल एक बज़ वर्ड चल रहा है स्किल बेस्ड एजुकेशन का, बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमारे जैसे मुल्कों के लिए बहुत अहम है। एजुकेशन को उसकी तरफ डाइवर्ट करना चाहिए, लेकिन ये सोल्यूशन नहीं है। ये हमारे जैसे मुल्क में जब कहा तो उससे मेरी मुराद ये थी कि क्योंकि हमारे पास बहुत सारी यूथ है जिसके पास बहुत डिग्रियां नहीं हैं, बड़ी बड़ी तालीम उस तरह से नहीं, तो आप इनको कोई एक स्किल सिखाइए और इनको एक्सपोर्ट कर दें, किसी दूसरे मुल्क में जाके ये काम करते हैं या ऑनलाइन बैठ के किसी बाहर की फर्म के लिए काम करते हैं और अच्छा अपने लिए भी अर्न करते हैं और मुल्क के लिए भी अर्न करते हैं। सो ये है ज़रूरी, लेकिन ये अंडर ग्रेजुएट तालीम की रिप्लेसमेंट नहीं है। आपको जब भी पॉलिसी सोच समझ वाले लेवल डिसीजंस करने हैं बड़े बड़े, तो वहाँ आपको वही लोग चाहिए। वेलकम बैक नाजरीन, रोही एट 10 में एक बार आपको फिर खुशामदीद कहते हैं और इसके साथ ही हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं। आज हमारे साथ हैं जी सैयद आरिफ हसन शाह साहब, जो कि एडवोकेट हैं हाई कोर्ट के और इसके साथ साथ उम्मीदवार हैं ब्राइट जनरल सेक्रेटरी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम कहते हैं अपने शो में आप। अच्छा जी, आज हम थोड़ा महंगाई के हवाले से भी इनसे बात करेंगे क्योंकि वकला भी इसमें जो है वो बहुत हमारे साथ आगे आगे नज़र आ रहे हैं। उस हवाले से बात होगी, साथ साथ इंसाफ के हवाले से भी बात करेंगे और अभी जो करंट सिचुएशन चल रही है, जिस तरह हम देख रहे हैं क्राइम की रेशो में भी इजाफा हो रहा है, उस हवाले से भी जो इनके ये केसेस को डील कर रहे हैं उस हवाले से बात करेंगे। तो अभी जो हम महंगाई के हवाले से देख रहे हैं, मैंने देखा कि वकला भी इसमें बढ़ चढ़ कर जो है अब पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसके खिलाफ बोल रहे हैं। इस हवाले से बताइए क्या एक्टिविटीज चल रही हैं? देखिए जी, ये तो हकीकत है कि महंगाई इस वक्त जो है मुल्क का सबसे बड़ा मसला है। इस वक्त जो गरीब हैं वो बेचारे बहुत परेशान हैं, जो स्ट्रगल कर रहे हैं। इवन के जो सफ़ेद पोश तबका है वो भी बहुत ज़्यादा इससे जो है मुतासर हुआ है, क्योंकि सफ़ेद पोश तबका वो तबका है जो किसी के आगे हाथ भी नहीं फैला सकता। तो उसके खिलाफ यकीनन जो है वकला ने हमेशा आवाज़ उठाई है। तो हम तकरीबन कोई 2 हफ्ते हो गए हैं बाकायदा जो है पाकिस्तान बार काउंसिल और पंजाब बार काउंसिल की कॉल पर जो है हम स्ट्राइक भी कर रहे हैं। सैटरडे को, एवरी सैटरडे जो है हम उस पर बार एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म पे हम जो है एहतजाजी जलसा भी करते हैं। उसके साथ जो रैली है वो भी हम वकला निकालते हैं ताकि जो आवाम को जो है रिलीफ दिया जा सके। जहाँ तक वकील अपना किरदार अदा कर सकते हैं तो इंशाअल्लाह हम वो किरदार अदा कर रहे हैं इंशाल्लाह। सही। अच्छा, जिस तरह अभी हम देखते हैं कि आज जो है पीस का आलमी दिन भी मनाया जा रहा है, मैं उस हवाले से भी बात करूंगी कि हमारे यहाँ जिस तरह इंसाफ के हवाले से बहुत सारे मसाइल हैं, अगर हम आज तक इसी जद्दोजहद से गुजर रहे हैं। अगर बात करें कि हमारे जजेस की बात करें, हम अपने वकला बरादरी के हवाले से भी, और बात करें हम एक आम इंसान की, तो कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि हम इंसाफ से महरूम नज़र आते हैं।
हमें वो इंसाफ नहीं मिल पाता, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए जी, यकीनन जो इंसाफ का मुतलाशी है वो आके अदालतों का जो है दरवाज़ा खटखटाता है और वो इस उम्मीद से खटखटाता है कि मुझे वहाँ से इंसाफ मिलेगा। तो उसमें डिले तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा है, पेंडेंसी भी केसेस के हवाले से बहुत ज़्यादा है। जो उनको बर वक्त इंसाफ मिलना चाहिए वो उस तरह से हमारी अदालतें जो है वो डिलीवर नहीं कर रही। उसमें दोनों तरफ से जो है कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका फुकदान है, जैसे जजेस की तादाद है, बहुत बार वादे किए गए। अब हमारा साउथ पंजाब है, यहाँ पे बहुत सारे लाखों केसेस जो है वो पेंडिंग पड़े हुए हैं, लेकिन जजेस की तादाद न होने के बराबर है, जिसकी वजह से वो पेंडेंसी जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। उसके साथ साथ जो दीगर हमारे मामलात होते हैं, जिसमें जैसे अब महंगाई की आपने बात की थी, तो जो स्ट्राइक्स होती हैं इससे भी जो है मामलात वो पेंडेंसी में चले जाते हैं। तो यकीनन ये बहुत अहम इशू है। इसमें जो है हमें मतलब हमारी जो हुकूमत है उसको और हमारी जो हायर जुडिशरी है उनको जो है इस पर बिल्कुल हर तरह से देखना चाहिए, ताकि जो गरीब आदमी है, जो गरीब साहिल है, जो मजदूरी करके अपना केस लड़ता है, अपना हक हासिल करने की कोशिश करता है, उस तक और गरीब इंसान तक जो है वो इंसाफ जो है बर वक्त पहुंचा जा सके। जाहिर सी बात है, हम फिर बात करते हैं ना कि फिर उस तरीके से फिर अमन कायम नहीं रहता जब आपको इंसाफ ना मिल रहा हो। फिर लोग जो है हम देखते हैं अदम बर्दाश्त की, जिस तरह हमारे यहाँ जो है वो है। फिर लोगों में अगर बात करें तो गुस्सा भी बहुत है। तो ये चीज़ें फिर हमारी तमाम जो सोसाइटी में चीज़ें इस टाइम हो रही हैं उनको बढ़ावा भी देती हैं। तो आप क्या समझते हैं इंसाफ को किस तरह बेहतर किया जा सकता है? क्या चेंजिंग्स हम ला सकते हैं जिससे जो है इंसाफ कायम हो सके, लोगों को रिलीफ मिल सके? देखिए जी, हकीकत तो ये है कि इस वक्त जो महंगाई है, अब गवर्नमेंट ने 32,500 रुपए जो है मजदूर का जो है वो दिहाड़ी का रेट जो है डेली वेजेस का उन्होंने वो मुख्तस किया हुआ है। लेकिन आप किसी भी इदारे में चले जाएं, जो प्राइवेट इदारा है, जो लेबर से काम ले रहे हैं, कहीं पे भी आपको वो रेट, वो तनख्वाह नहीं मिलेगी। अब कोई बेचारा 8 घंटे की ड्यूटी कर रहा है, कोई 12 घंटे की ड्यूटी कर रहा है। 8 घंटे वाले को मिल रहे हैं 10,000 रुपए और 12 घंटे के वाले को मिल रहे हैं 15,000 रुपए। तो जब इस तरह का हमारे मुल्क के अंदर इस तरह की बेइंसाफी होगी, इस तरह से लोगों को का हक छीना जाएगा, लोगों से उसकी रोटी छीनी जाएगी, तो यकीनन इस मुल्क के अंदर इस तरह की सूरत अदम बर्दाश्त की पैदा होगी। जब लोगों के पास रोजगार नहीं होगा, जब लोगों के पास खाने के लिए रोटी नहीं होगी, जब लोग अपने बच्चों को भूखा देखेंगे घर में, तो यकीनन वो उनको जब सीधे तरीके से जब उनको नहीं मिलेगी तो साफ ज़ाहिर है वो क्राइम की तरफ उनका रुझान बढ़ेगा। तो ये यकीनन ये हमारी गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए, अब से नहीं, शुरू से। कई सालों से हम नारे तो बहुत सारे लगाते हैं कि हम जनाब ये रिलीफ दे देंगे, लेकिन जो असल हकदार है रिलीफ का वो है गरीब आदमी। उस तक कभी भी रिलीफ नहीं पहुंचा, कभी भी उस तक इंसाफ नहीं पहुंचा, जिसकी वजह से आपने देखा है कि एक बेरारवी सी सिचुएशन है, एक जो है ऐसी सिचुएशन है कि लोग अब अपने बच्चों के गले काट रहे हैं। तो इसका कौन जिम्मेदार है? यकीनन अगर हम अपने मतलब इंसाफ को देखें, अगर हम अपने मजहब को देखें, तो ये जो वक्त का हुक्मरान होता है उसको हिसाब देना पड़ता है। और ये जितनी भी अदम बर्दाश्त है इसी वजह से है। अगर आवाम को उस तक सस्ती रोटी, कपड़ा और मकान जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाए, तो मैं नहीं समझता कि इस मुआशरे के अंदर इंसाफ भी कायम हो जाएगा और जो है लोग जो है इस तरफ अदम बर्दाश्त की तरफ भी नहीं जाएंगे। अब आप देखेंगे जिस बेचारे की 800 रुपए दिहाड़ी है, उसने घर का राशन भी चलाना है, उसका बच्चा बीमार है, उसने उसकी दवाई भी लेनी है, उसने जनाब अली उसके अलावा जो अपने पेट्रोल और दीगर जो अखराजात हैं, दूध भी लेना है, उसमें सारा कुछ उसको मैनेज करना है, जो कि मैं ये समझता हूँ इस दौर के अंदर नामुमकिन है। क्योंकि इतनी महंगाई हो चुकी है, आटे का रेट, राशन का रेट, घी का रेट इतना ज्यादा है कि लोग बेचारे अब करप्शन की तरफ नहीं आएंगे तो किस तरह से? लेकिन वही ना, ये चीज़ें भी तो हमने मसाइलों को हल भी तो करना है ना। मसाइल तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। हम डेली बेसिस पे हम इस पे हमारे प्रोग्राम्स भी होते हैं, बात भी होती है, लेकिन हम सॉल्यूशंस की तरफ कभी भी नहीं जाते, या हम उन बेहतरी की तरफ नहीं जाते। देखिए, सॉल्यूशंस तो बहुत सारे हैं। सॉल्यूशंस ये हैं कि आपने मुख्तलिफ जगह पे जो है सब्सिडी दी हुई है जिसकी ज़रूरत नहीं है। असल सब्सिडी देने की ज़रूरत है कि आवाम को सस्ती रोटी मिलनी चाहिए, आवाम को जो है अशियाए खुर्दनोश की कीमतों में जो है उनको एक
म्याना रवि अब से। ये देखिए ना सर, टैक्सों की जो इतनी भरमार कर दी है, एक आम बंदे के लिए जो है वो सरवाइव करना वाकई मुश्किल हो गया। आपको हर चीज, आप बिजली के बिल उठा लें वहाँ आपको टैक्स अदा करने हैं, आप बाहर कहीं जा रहे हैं वहाँ आप टैक्स अदा, ग्रॉसरी लेंगे वहाँ, खाने पीने की वहाँ, मतलब हर तमाम चीज़ों पर आप जो है वो टैक्स दे रहे हैं, लेकिन रिलीफ कहीं पे भी आपको नजर नहीं आएगा। अच्छा, इसके साथ साथ हम बात करेंगे इस टाइम जो क्राइम की रेशो बढ़ रही है उस हवाले से बताइएगा कि इस टाइम उसकी जो तादाद है और उसमें जो हम कमी ला सकते हैं वो कैसे ला सकते हैं? देखिए, मैं ये समझता हूँ जो सबसे ज़्यादा क्राइम की रेशो की वजह है, बढ़ने की वजह है, वो है बेरोजगारी। जब हमारे पास रोजगार के मौके ही नहीं होंगे, आपके पास कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स नहीं होंगे गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि कोई लोकल लेवल पे कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स हों, कोई ऐसी जनाब जहाँ पर हमें लेबर की जरूरत हो। लोगों ने डिग्रियां तो बेचारे लोगों ने, नौजवानों ने ली हैं, उन्होंने जनाब किसी ने MBA किया हुआ है, किसी ने मास्टर्स किया हुआ है और वो नायब कासद की नौकरी ढूंढ रहे हैं। जब इस तरह के हालात होंगे, जब उनको इंसाफ नहीं मिलेगा, जब उनको रोजगार नहीं मिलेगा, जब मजदूर को सारा दिन खड़े होने के बावजूद उससे रोजी नहीं मिलेगी, तो यकीनन उसने तो अपने बच्चों का पेट पालना है। तो उसमें क्राइम का जो है वो रेशो बढ़ता है। उसमें एक और चीज भी है हमारे रवैयों का। उसमें मैं ये समझता हूँ कि जो हमारे इदारे हैं कानून नाफिज करने वाले, जिसमें पुलिस है, वो एक ऐसा इदारा है कि जो चाहे तो वो सब कुछ कर सकते हैं। वो चाहे तो गरीब को इंसाफ भी दिला सकते हैं, वो चाहे तो मेरिट्स पे जो है केसेस को जो है डिसाइड भी करवा सकते हैं। लेकिन क्योंकि उनके पास अगर क्योंकि मैं खुद क्रिमिनल प्रैक्टिस करता हूँ, उनके पास अगर कोई एक बच्चा जो जुवेनाइल है वो भी चला गया है किसी आम से केस में या किसी चोरी के केस में, तो उनके पास जितने भी नामालूम केसेस पड़े हुए होते हैं, जितने भी FIR पड़ी हुई होती हैं, वो उस बेचारे को उसमें जो है नामजद करके पक्का क्रिमिनल का उसके ऊपर टैग लगा देते हैं। तो ये हमारे इदारों का इस चीज को भी तो खत्म करना, जो झूठे मुकदमात बनाए जाते हैं और जिन लोगों को जिस तरह फंसाया जाता है, FIR काटी जाती हैं। अभी FIR की भी, अच्छा गरीब आदमी के लिए तो पहले FIR, अब थोड़ा सा मामला इसमें चल रहा है कि थोड़ी बेहतरी आ रही है, लेकिन पहले देखें ना कितना FIR करवाना कितना मुश्किल था। एक बंदे के लिए अगर कोई किसी के पे कोई जुल्म हो रहा है, तो हमेशा जो है हमने ये देखा है कि जिसके ऊपर जुल्म हो रहा है वो ही इसका शिकार हो जाता है कि उसी पे ही ज्यादा मुश्किलात आ जाती हैं। बिल्कुल ऐसा। असल में यही चीज है कि जो यहाँ पर हम भी कहते हैं अपनी कोर्ट की लैंग्वेज में कि जो एक्यूज्ड है इज द फेवरेट चाइल्ड ऑफ कोर्ट, क्योंकि वो जो मुद्दई है, जो मुस्तगीस है, जो पेटिशनर है, वो उसको अपना केस साबित करने में बड़ा मुश्किल उसको पेश आती है। जब ट्रायल में हम जाते हैं तो उसमें जनाब एविडेंस लगती है, उसमें जनाब क्रॉस एग्जामिनेशन होती है, उसमें डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है, उसके बाद उसको अपना केस प्रूव करना पड़ता है। जबकि जो मुलजिम होता है, जो इल्जाम लगाया होता है, उसको किसी एक शक की बुनियाद पे भी जो है वो निकल जाता है। तो उसकी वजह सिर्फ यही है कि जो हमारी इन्वेस्टिगेशन सिस्टम है, पुलिस का जो हमारा तफ्तीश का तरीकाकार है, वो अब कुछ बेहतर हुआ है, लेकिन उसको मजीद बेहतर होने की जरूरत है। बाकी आपने यहाँ बात की कि किसी के साथ जुल्म हो रहा हो, तो यकीनन अब भी यहाँ पर जो ताकतवर है, मेरी पर्सनल राय है, जो ताकतवर है उसके लिए और कानून है, हाँ। और जो गरीब आदमी है उसके लिए एक और कानून है। ताकतवर जो है वो एक फोन के जरिए, फोन कॉल के जरिए जो है FIR भी उसकी हो जाती है, उसकी रिकवरी भी हो जाती है, उसके सारे मसाइल हल हो जाते हैं। जो गरीब है वो बेचारा थानों के चक्कर लगाता है, वो कभी SP ऑफिस के चक्कर लगा रहा है, वो कभी CP ऑफिस आप देखिए कचहरी में कितने दूर दूर से लोग आए हुए होते हैं, बेचारे सुबह के आए हुए होते हैं, शाम हो जाती है, तो साइलिन को बड़ी मुश्किलात का सामना रहता है। इस हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन चलते हैं पहले अपने सेगमेंट की तरफ। आज के भाव। शकील सुल्तान हमारे साथ मौजूद हैं। शकील से जानते हैं आज मार्केट में सब्जियों फलों के क्या रेट्स हैं। जी, मुल्तान शहर की सब्जी और फलों की मार्केट में आज के ताज़ा भाव की बात करें तो सरकारी लिस्ट में भी रोज़ाना की बुनियाद पर 5 से 10 रुपए का उतार चढ़ाव रहता है। और उसी के साथ बात करें अगर आम मार्केट की, आम मार्केट में भी सब्जियों और फलों की कीमतों में आज के दिन भी उतार चढ़ाव देखा गया है। सब्जियों की कीमतों में तो आज इजाफा कम ही देखने को मिला है, जबकि फलों की कीमतों में जो है हर हफ्ते 20 से 30 रुपए का इजाफा हो रहा है। बात करें अगर सब्जियों में आज के दिन के भाव की, तो सब्जियों में अदरक तो अभी भी 1000 रुपये फ़ी किलो पर बरकरार है। उसके साथ लहसुन
240 से लेकर 400 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रहा है। 400 का लहसुन जो है वो चाइना लहसुन है, जबकि देसी लहसुन जो है वो मार्केट में कम ही दस्तयाब है। उसकी कीमत जो है वो चाइना से थोड़ी कम देखने को मिलती है। इसके साथ लीमू की कीमत में पहले से इजाफा हुआ है। लीमू जो है वो पहले 140 तक भी आ गया था, लेकिन अब दोबारा से लीमू 240 से 320 तक भी फ़रोख्त होने लग गया है। और इसी के साथ अगर हम दीगर सब्जियों की बात करें, जिसमें टिंडा 240 में और उसके साथ गोभी 160 से बढ़कर 200 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच गई है। और इसके साथ भिंडी, टमाटर, हरी मिर्च 120 रुपये फ़ी किलो में, प्याज 80 रुपये फ़ी किलो में और आलू 100 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहे हैं। इसी तर्ज में बात करें अगर हम फलों की कीमतें जो हैं वो सरकारी लिस्ट में आज सेब की कीमत में जो है वो कमी देखने को मिली है 10 रुपये, लेकिन मार्केट में सेब अभी भी 320 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रहा है। अनार की बात करें, अनार अपनी क्वालिटी के हिसाब से, अक़साम के हिसाब से कम 160 और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 320 तक फ़रोख्त हो रहा है। अंगूर 400 से 600 में, आलू बुखारा और खुश्क खजूर 600 रुपये फ़ी किलो में, जापानी फल 320 में, अमरूद 200 रुपये फ़ी किलो में, केले जो हैं 160 रुपये फ़ी दर्जन में फ़रोख्त हो रहे हैं। ओवरऑल अगर बात करें महंगाई की तो फलों में महंगाई देखी जा रही है और सब्जियों की कीमतों को कुछ ब्रेक लगी हुई है, लेकिन सब्जियों में अदरक, लहसुन, लीमू बहुत ज़्यादा महंगे हैं। और अब कोई भी सब्ज़ी ऐसी नहीं है जो 100 से कम मिल रही हो। अगर प्याज भी अच्छी क्वालिटी में ख़रीदने जाएं तो वो भी 100 तक मिलता है। इसके साथ दीगर सब्ज़ियाँ जो भी 100 से ज़्यादा दामों में फ़रोख्त हो रही हैं, जबकि अक्सर सब्ज़ियाँ जो हैं उनकी कीमतें 100 से कम हैं। मार्केट में सरकारी लिस्ट में 100 से कम है, लेकिन मार्केट में 100 से ज़्यादा में फ़रोख्त हो रही हैं। तो शहरी हमेशा ही हुकूमत से मुतालबा करते नज़र आते हैं, ज़िले इंतज़ामिया की तरफ देखते हैं कि खुदसाख्ता महंगाई को भी कंट्रोल करें, सब्जियों फलों की कीमतों को भी कम करें, ताकि आम शहरी जो है वो इसमें उसको रिलीफ मिल सके, आसानी से ज़िंदगी गुजार सके। जी बहुत शुक्रिया शकील सुल्तान आपका। और इसके साथ ही नाजरीन हमारे रहीम यार खान से कैमरामैन हैं अनवर सुहेल, उनके बेटे की आज बर्थडे है अजान सुहेल की, तो हमारी पूरी रोही टीम की तरफ से उनको जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। अल्लाह ताला ऐसे ही हज़ारों खुशियाँ आपको दिखाए आपके बेटे को, और इसी तरह अजान हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, जीते रहो और खुशियों को सेलिब्रेट करते रहो। अपनी तमाम जितनी भी तुम्हारी बर्थडेज आएंगी उनको इसी तरह एंजॉय करते रहो। ये तो हो गई जी अजान सुहेल की बर्थडे के साथ साथ, और आज इसके साथ ही जो है रोही टीवी हेड ऑफिस लाहौर से खबर हयात हैं जी, आज उनकी भी बर्थडे है, तो हमारी पूरी रोही टीम की तरफ से उनको भी बहुत बहुत सालगिरह मुबारक। यूँ ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, ज़िंदगी को एंजॉय करते रहें। ये ऐसे लम्हे होते हैं, मैं समझती हूँ इंसान को जो है छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं, इनको सेलिब्रेट करना चाहिए। और पूरी रोही टीम की तरफ से एक बार फिर विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। थैंक यू जी। अब आ जाते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। अच्छा, बात कर रहे थे जिस तरह हम अभी वकला है, हमारे नौजवान वकला हैं स्पेशली, उनको भी देखें तो उनके भी बहुत सारे मसाइल हैं, क्योंकि अभी जो इम्तिहानात दे रहे हैं, जिनका 3 साल जो है वो LLB जो है वो उसमें इम्तिहानात में उनको मुश्किलात का सामना है, उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जो हमारी फील्ड है, लॉ की फील्ड है, अभी तो उसमें बहुत सारी ऐसी पेचीदगियाँ आ गई हैं कि जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस थे उनको ऑलमोस्ट तकरीबन 90% 95% जो है उनको बैन कर दिया गया है। उससे नुकसान ये हुआ है कि जो हमारे पास चॉइसेस थी, जो लोग इस शोबे की तरफ रुझान रखते थे, जो तालिब इल्म लॉ के स्टूडेंट लॉ करना चाहते थे, वकील बनना चाहते थे, उनके लिए बहुत हर्डल्स आ गई हैं और वो महंगी तालीम भी हो गई है इस वजह से। तो उसमें मेरा ये मुतालबा भी है आज आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से, पाकिस्तान बार काउंसिल से भी और जो हमारी हायर जुडिशरी है उनसे भी, कि इसका कोई हल निकाला जाए। इनको जो है, जो कॉलेजेस आपकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हैं, आप कम से कम उन कॉलेजेस के ऊपर से बैन जो है वो लिफ्ट कर दें, ताकि हमारे जो नौजवान जो हमारे इस फील्ड में आना चाहते हैं और रुझान रखते हैं, उनको उनके जो है ना तालीम के दरवाजे उन पर बंद ना किए जा सके। तो मेरी आपके प्रोग्राम की तरफ से ये उनसे मुतालबा है। और उसके साथ साथ जो आपने 3 इयर्स की बात की, तो 3 इयर्स के जो बैच हैं वो तकरीबन ऑलमोस्ट जो है ख़त्म होने वाले थे, लेकिन उसको इसी वजह से जो है, जो ये कॉलेजेस पे जो है बैन हुआ है, इस वजह से जो है उनके ऊपर अभी तक उनके एग्ज़ाम्स जो है वो नहीं हो सके। कई बार शेड्यूल भी अपना बहुत यूनिवर्सिटी और दीगर यूनिवर्सिटीज़ ने दिया है, लेकिन उसको पोस्टपोन कर दिया गया है।
उसमें बहुत सारी वजूहात हैं, अल्लाह करे कि उसमें कोई इनको कोई अल्लाह पाक अकल दे ताकि वो उन बेचारों के जो जिंदगी है, उनका फ्यूचर है नौजवानों का, वो उसको तारीख ना करें और उसकी तरफ जो है उनके एग्जाम्स भी हों। 5 ईयर प्रोग्राम्स भी हैं। 5 ईयर प्रोग्राम्स में जो हमारे तालिब इल्म उनके भी जो है बहुत सारे लोगों के कॉलेजेस के ऊपर बैन की वजह से जो है वो अभी तक एग्जाम नहीं हो सके। उनकी फीसें भी कई लाखों रुपए बल्कि करोड़ों रुपए जो है उन्होंने फीसें कॉलेजेस में दी हुई हैं, लेकिन अभी तक जो है उसका कोई फैसला नहीं हुआ। उनका जो मुस्तकबिल है वो तारीकी की तरफ जो है उन्होंने धकेल दिया है। सही। अच्छा, आप क्या समझते हैं जो अभी नौजवान वुकला इस टाइम काम कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको क्या क्या मसाइल हैं? देखिए, नौजवान वुकला को तो बहुत सारे मसाइल हैं। उसमें हमारी जो बहनें हैं, जो लेडी लॉयर्स हैं, उनको भी बहुत सारे मसाइल का सामना है, क्योंकि जब आप डिग्री करके आते हैं तो उस वक्त आपके पास कोई अर्निंग का कोई सिस्टम प्रॉपर नहीं होता। तो हमने तो कई बार मुतालबे किए हैं और अब भी इंशाअल्लाह हमारे जो मंशूर है उसके अंदर भी ये बात शामिल है कि जब अल्लाह पाक ने अगर हमें इज्जत दी तो इंशाअल्लाह हम कोशिश करके और इंशाअल्लाह मेहनत करके और जिद्दोजहद करके हम जो नए आने वाले वुकला हैं उनको प्रॉपर जो है उनको वजीफ़ा देना चाहिए जब तक वो इस काबिल नहीं हो जाते कि उनकी अपनी क्लाइंटें जो वो कमाएं, क्योंकि लाखों रुपए डिग्रियां जो है भर के जो है वो लेते हैं। जब वो हमारे पास आते हैं, जब वो प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं तो उनके पास वो सोर्सेज नहीं होते जो सीनियर लॉयर्स के पास है। तो मसाइल तो हैं जिनको हल करने की ज़रूरत है और उसमें यकीनन सबसे ज़्यादा जो मुतासिर हो रहा है वो नौजवान वकील हो रहा है। और उसके साथ साथ हमारी जो बहनें हैं, जो लेडी लॉयर्स हैं, वो भी बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रही हैं, क्योंकि वो जितने भी हमारे जो लिटिगेंट्स हैं उनकी जो चॉइस होती है क्रिमिनल प्रैक्टिस के अंदर वो मेल लॉयर्स होते हैं। फीमेल के लिए मैक्सिमम जो हमारी लेडी लॉयर्स हैं वो फैमिली केसेस उनको जो है मिलते हैं। उनको भी मेरा ये मुतालबा भी है, इंशाअल्लाह हम कोशिश भी करेंगे और इंशाअल्लाह 100% कोशिश करेंगे कि उनको जो है कोई वजीफे दिए जाएँ, उनको जो है जो लीगल एडवाइजरीज हैं, मुख्तलिफ जो है महकमे हैं हमारे पास और हमारे पास जो प्राइवेट महकमे हैं उनके पास भी बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो उनको वहाँ पर एडजस्ट किया जाना चाहिए ताकि लोगों का इस शोबे की तरफ रुझान बढ़े। और मैं ये समझता हूँ कि अगर इस माशरे के अंदर और ऐसा माशरा जिसमें लोग परेशान हैं और हर तरह से उनको परेशानी में घेर रखा है, उसमें अगर कोई इंसाफ की नज़र से कोई किसी को देखता है तो वो वकील है, जो किसी के लिए लड़ता है, जो किसी के इंसाफ के लिए लड़ता है। और मैं आपको एक ज़बरदस्त मिसाल दूँ कि हमारे पास हम अक्सर दोस्तों से कहते हैं कि जैसे कोई डॉक्टर के पास जाता है किसी, हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम है, हम खुद भी जाते हैं, तो वो एक बार फीस लेते हैं और उसके बाद वो अंदर दवाई लेके उसके बाद आप अंदर नहीं जा सकते, उसके दोबारा जाएंगे तो दोबारा फीस पे करेंगे। आप भी जाती होंगी। तो हमारे लिए ये है कि हम वकील वो वाहिद शोबा है और वो वाहिद दर्द रखने वाला इंसान है कि हमारे पास किसी ने एक दफा फीस दी है तो हम सारा दिन चैम्बर में बैठ के उसकी बातें सुनते हैं। अच्छा, इस पर बात करेंगे, आपने बड़ी मजेदार बात की। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रूही एट 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं और इसके साथ ही हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद है। उन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया। सालिया हसन हमारे साथ मौजूद हैं जो कि वुमेन एंटरप्रेन्योर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, बात हो रही थी सालिया से, तो अभी हम बात करेंगे, लेकिन अभी हम जो है बात कर रहे थे, इन्होंने ब्रेक पे जाने से पहले बड़ी बात की कि डॉक्टर्स जो है वो फीसें लेते हैं, लेकिन लॉयर्स भी अच्छी जो है वो भारी भरकम फीसें लेते हैं और उसके बाद जो है हम कैसे कह सकते हैं कि वो नहीं, मैं कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा। मैंने तो ये कहा है थोड़ा सा इनको भी तो फंसाया ना कि जो लॉयर्स हैं वो भी अच्छी खासी फीसें अपनी बिल्कुल लॉयर्स लेते हैं और उसमें जो है आप देखें वो उसको ड्यूटीज भी देते हैं, उसको जो है आप देखें कि हम जब एक बार फीस लेते हैं तो 2-3 साल हम ट्रायल भी किए। साइलिन की बड़ी रहती है कि अच्छा भाई हमें पेशियों पे पेशियां ना पड़े, हमारे जो केस है उसको माजरत कोर्ट प्रोसीजर जो है ना, कोर्ट का जो प्रोसीजर है उसको भी जो है अडॉप्ट करना जरूरी है। कोर्ट का जो प्रोसीजर है उसमें जब एक केस जब आपको कोर्ट में जाएगा तो उसपे पहले तो यकीनी बनाएंगे कि हाजिरी जो है फ्री कैन की जो है वो जरूरी है। उसके बाद जो है आप देखें कि उसके बाद जो एविडेंस का प्रोसेस है, ये सारा एक प्रोसीजर है, उसमें टाइम तो लगता है।
अब उसमें ये होता है कि बादोकात को स्ट्राइक आ जाती है, बादोकात जज साहब छुट्टी पे होते हैं, बादोकात जज साहब का ट्रांसफर हो जाता है, तो थोड़ा सा डिले जो होता है हमारी तरफ से तो नहीं होता। हम कोशिश करते हैं, जो वकला साहबान है मोस्टली जो है वो यही कोशिश करते हैं कि टाइमली केस जो है वो उसका डिस्पोजल जो है वो हो जाए। तो बाकी फीसेस के हवाले से आपने बात की, तो यकीनन अगर वकील कोई फीस लेता है तो वो एक अरसे तक जो है वो ड्यूटीज भी देता है, वो केस को लड़ता है। मैं तो ये बात कर रहा था कि जब डॉक्टर को आप एक बार फीस देते हैं तो दोबारा आप उसे कमरे में नहीं जा सकते, एक बार जाने के बाद तो दोबारा फीस देनी होती है। लॉयर को तो एक बार फीस देकर हम तो सारा दिन घर की कहानियां भी सुनते हैं बैठ के। हमारे पास साथ ही क्लाइंट बैठा है तो 4 बजे तक वो हमारे पास बैठा है, चाहे उसका केस भी खत्म हो गया है, उसके जो दुखड़े हैं वो भी हम सुनते हैं, उसके जो फैमिली मैटर्स है वो भी हम सुनते हैं। हम तो उनकी जो दर्द की है वो हम तो उसकी रसाई करते हैं, हम तो जो है उसका कोई हल तलाश करते हैं। तो इसमें जो है करना भी चाहिए, दुखी इंसानियत की खिदमत जो है वो भी एक बहुत बड़ी बात है, वो भी बहुत बड़ा हमारा एक फर्ज होना भी चाहिए और समझना भी चाहिए। तो इसमें ऐसी बात नहीं है, फीस लेके अपना फर्ज अदा करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल ये ऐसी है। अच्छा सालिया, इस टाइम आपके हवाले से सबसे पहले तो हम जानेंगे, जिस तरह आप माशाल्लाह एक कामयाब बिजनेस वूमेन है और बहुत अच्छे से जो है अपना शोरूम भी चला रही हैं, बहुत सारी घर की जिम्मेदारियां भी बहुत अच्छे से चला रही हैं, तो आपकी जो जर्नी है उसके हवाले से तो अब मेरे ख्याल में तमाम लोग जानते हैं। अच्छा, आप क्या समझती हैं एक कामयाब औरत जो है वो कैसे अपना बिजनेस चला सकती है, घर की जिम्मेदारियां भी पूरी कर सकती है, एंटरप्रेन्योर कैसे बन सकती है? मैं ये समझती हूँ कि आपने जो है ना बस एक स्ट्रेंथ होनी चाहिए, एक जो एक नीयत होती है ना कि मैंने काम करना है। हाँ। इफ गिवन द अपॉर्चुनिटी, सबसे पहले आपने उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कैसे करना है। आपने सबसे पहले अपने घर के लोगों को एट ईज लेकर आना है, आपने उनको कन्विंस करना है कि जो मैं करने जा रही हूँ यू कैन ट्रस्ट मी फॉर दैट, और मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। फिर आपकी क्रेडिबिलिटी घर में ऐसी बनी हुई हो शुरू से, घर के जो काम करना है ना, मैं ये समझती हूँ इट्स ऑल टाइम मैनेजमेंट, घर के काम, बिजनेस करना। हाँ। अभी मैं खाली बिजनेस नहीं कर रही हूँ, इस वक्त मैं पाकिस्तान बिजनेस फोरम की मुल्तान डिस्ट्रिक्ट की प्रेसिडेंट भी हूँ, इस वक्त मैं गर्ल्स गाइड की रीजनल हेड भी हूँ। तो इट्स नॉट ओनली दैट, मेरा मकसद बिजनेस में आना वाज नॉट ओनली कि मैंने पैसे कमाने हैं। ऑफ कोर्स एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसको आपने प्रॉफिट में लेकर जाने की कोशिश करनी है, बट थैंक्स टू द करंट सर्कमस्टांसेस जो हमारे इकोनॉमिक इतना बुरा हाल हुआ है पाकिस्तान का, वन कम्स टू रियलाइज दैट इट्स नॉट ओनली मनी या प्रॉफिट्स जिसके ऊपर आप कोई चीज चला सकते हैं। जिस जगह पर आप रह रहे हैं, अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं उस इकोनॉमिक सेक्टर में, ठीक है। अब बीइंग पार्ट ऑफ अ शोरूम, मैं गाड़ियां बेचती हूँ, उनकी 3S डीलरशिप है मेरी, हर तरीके से सर्विसेज देखती हूँ, कॉर्पोरेट डीलर भी हूँ अपनी कंपनी की, तो मैं कॉर्पोरेट में भी बहुत ज़्यादा मूव अराउंड करती हूँ। एट द सेम टाइम उसको मैं कैसे फॉर सोशल बेटरमेंट भी यूज़ कर रही हूँ कि मैं वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट टेक्निकल कोर्सेज ऑफर करती हूँ। हमारे पास अपने ट्रेनिंग रूम्स हैं। वी वांट के लड़के जो इधर उधर, लड़कियाँ या लड़के इधर उधर फिर रहे हैं, अपना वक्त ज़ाया करने की जगह कम एंड टेक द टेक्निकल कोर्सेज। हम आपको सेल से बल्ब जलाना नहीं सिखाएंगे, हम आपको लेटेस्ट जो आजकल के TGDI इंजन्स हैं जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में चल रहा है उसकी आपको ट्रेनिंग्स देंगे। तो मेरा मकसद ये है कि हम एज अ होल, देखिए हम एज अ होल, एज अ कंट्री, एज अ सोसाइटी, कंट्री तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, उस लेवल पर नहीं है, बट उसमें एक 0.0001% जो अपना रोल अदा कर सकते हैं वो अदा करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे यहाँ वकील साहब ने कहा कि इनका एक रोल है कि लॉ को, लोगों को रिप्रेजेंट करना ऑन अ पीस ऑफ लॉ, उसको ये इंटरप्रिटेशन देते हैं। हर लॉ सेम नहीं होता, वरना तो लॉयर्स की जरूरत ही नहीं होती। तो उसको एक प्रॉपर तरीके से एज पर द सिचुएशन इंटरप्रिटेशन देना, तो हमारा भी यही काम है। एक सोशल वर्क भी है ये, दे आर ऑफ कोर्स अर्निंग, उन्होंने अपना घर भी चलाना है, एक हलाल तरीका है। हमारा भी ये तरीका है कि दैट नॉट ओनली डूइंग द बिजनेस, वी आर ऑल्सो गिविंग अ सोशल सर्विस। जिस तरह ये आपको गर्ल्स गाइड का भी बताया, तो हम कोशिश कर रहे हैं इसमें तरबियत, तालीम खाली नहीं, तरबियत का भी एक काम होता है। तो वी आर ट्राइंग, मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ कि लड़कियों को हम खुद मुख्तार बनाएं। अच्छे बुरे वक्त का पता नहीं होता, सो दे शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन एनीवन, खुद मुख्तारी होनी चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात है, मैं बड़ी खुशी भी होती है जो
औरतें काम कर रही होती हैं और साथ साथ अपनी तमाम जिम्मेदारियां जो हैं बड़े अच्छे तरीके से पूरी कर रही होती हैं। अच्छा, आप क्या समझती हैं ख़वातीन को ज़्यादा किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? आपने खुद भी बहुत सारी मुश्किलात को फेस किया होगा। बहुत सारी मुश्किलात का नंबर 1, ख़वातीन को कॉग्निटिव तरीके से, मेंटल तरीके से, देखिए हमारा पेट्रियार्कियल सोसाइटी है, बंदा जो है उसको एक अपर हैंड है इधर, उसको अक्लमंद भी ज्यादा माना जाता है, उसको डिसाइसिव भी ज्यादा माना जाता है। पहला प्रॉब्लम यह होता है कि औरत की बात को वेटेज देना, अपनी बात को वेटेज दिलवाना, उस फोरम पर खड़े होना। मैं बराबरी में बिलीव नहीं करती, मैं बस ये कहती हूँ कि आपका काम आपको हर जगह लेकर जाता है। तो पहले तो ये कि अपनी बात को मनवाना, दैट्स वन बिग थिंग, एक चीज। दूसरी चीज, देन वर्किंग विद मैन जो कि आपके अंडर काम करें, ठीक है, उनकी ईगो ना हर्ट हो जाए। आप यू आर बॉसिंग अराउंड, आप एक टीम लीडर हैं, आपने उनको इंस्ट्रक्शंस भी देनी है, आपने उनसे काम भी कराना है, तो आपको बड़ा बैलेंस, सबसे बड़ा मुश्किल टास्क होता है कि अगर बॉस एक औरत है और उसके अंडर बहुत सारे मर्द काम कर रहे हैं, तो ये एक बड़ा मुश्किल चैलेंज है। इसी तरह प्लस कंपटीशन में जो आपके काउंटर पार्ट्स होते हैं, अगर फॉर एनी रीजन यू आर डूइंग बेटर देन देम, आपके रिजल्ट ओरिएंटेड काम है, तो उनको कोई खास अच्छा फील नहीं होता। तो इट्स लाइक एन अनसेड, कहना चाहिए कि बैड लक हो जाती है आपके साथ जो कि कोई एक्सप्रेस नहीं करता, बट एक्सप्रेशन से आपको पता चलता है नोबडी रियली लाइक्स इट। बट एट द सेम टाइम आपको जो स्ट्रेंथ मिलती है वो आपके घर से मिलती है। जिस तरह मैं अगर अपनी स्ट्रेंथ की बात करूं तो मुझे मेरे फादर से फुल सपोर्ट है, मदर से है, भाइयों से है, हस्बैंड से है, बच्चों से है। एट द सेम टाइम जिस कंपनी के लिए, ऑटोमोटिव कंपनी के लिए मैं काम कर रही हूँ, उनके जो OEMs हैं उनकी तरफ से बहुत सपोर्ट है कि आप, जब उन्होंने हमारे साथ ये साइन किया था LOI, लेटर ऑफ इंटेंट, मेरे साथ साइन किया था, तो दे वर लिटिल शेकी कि हम करें ना करें, बट दे सेड के काम सीखना प्रॉब्लम नहीं है, इफ यू आर विलिंग टू डू द वर्क, ट्रेन हम आपको कर देंगे। तो दिस इज व्हाट दे हैव डन एंड आई थिंक दैट दे हैव डन अ गुड जॉब। अच्छा, जिस तरह अभी हम देखते हैं कि हुकूमत की तरफ से भी जो है वुमेन के हवाले से कोई इकदाम कर रही है, आप समझ रही हैं कि उनके लिए काम होना चाहिए जिस तरीके से? मैं ऑनेस्टली बताऊं, ये सारी जो है ना लिप सर्विस है, बातें बहुत करती है गवर्नमेंट, काम को नहीं करती। आई डोंट सी एनीथिंग। आप जहां कोटाज पर भी देखेंगे, आप किसी ना किसी का रिलेटिव देखेंगे, जानने वाला देखेंगे, कोई इन्फ्लुएंशियल बंदा देखेंगे, वो बंदा देखेंगे जिसको जरूरत नहीं है उस जगह की, इसीलिए वो आकर काम नहीं करता, बिकॉज उसने वो हार्डशिप्स देखी नहीं है। उसको क्या पता कि अगर आपको कोई चीज, आपने बिजली का बिल देना है, उसको क्या पता कि बिजली जाना क्या होती है, उसको क्या पता कि पर यूनिट कॉस्ट क्या है बिजली की, बिल्कुल ऐसे। उसको क्या पता कि प्रॉफिट और लॉस क्या होता है। उसके घर में खाना भी आ रहा है, उसके घर में बिजली भी आ रही है, उसके लोग सुनने वाले भी हैं। तो हमारा फ्यूडल माइंड सेट है दैट द पावरफुल आर गेटिंग मोर पावर एंड द वीकर इज गेटिंग वीकर डे बाय डे। तो ये एक चीज है जो मेरे ख्याल में कि खवातीन का कोई इसमें वो नहीं है, जो आगे आएगा अपनी हिम्मत, मेहनत और डिठाई के ऊपर आगे आएगा, अदरवाइज वो आगे आना उसके लिए मुश्किल है। अरे ये वाकई है ना, हमारे यहाँ ये चीज़ें काफ़ी मुश्किलात भी पैदा कर दी जाती हैं ना ख़वातीन के लिए, जहाँ पे थोड़ा सा नाम आए। वैसे तो हम देखते हैं कि हर शोबे में ख़वातीन जो हैं वो बड़ा अहम रोल प्ले कर रही हैं और मर्दों के शाना बशाना काम कर रही हैं। अच्छा, जैसे अभी आप लॉयर हैं, हमारे पहले देखते थे कि जी ख़वातीन जो हैं, हमारी फैमिलीज भी अक्सर हम देखें तो इस प्रोफेशन को इतना कोई ख़ास इस पर तवज्जो भी नहीं दी जाती थी और ना ही ख़वातीन को इस तरफ अच्छा समझा जाता था कि वो ये प्रोफेशन चूज़ करें। लेकिन अभी हम देखते हैं कि माशाल्लाह ख़वातीन भी जो हैं वो बहुत ज़्यादा इस प्रोफेशन के साथ जुड़ी हुई हैं और काम भी कर रही हैं और बहुत अच्छे से काम कर रही हैं। आप पुलिस में आ जाए, हम हर शोबा जो है अब आपको नज़र आएगा कि ख़वातीन उसमें माशाल्लाह बहुत अच्छे से काम कर रही हैं। और जो ख़वातीन को इस प्रोफेशन के हवाले से कोई इस तरह के मुश्किलात का सामना रहता है? पहले की निस्बत जैसे आपने भी कहा है, यकीनन अब तो बहुत तादाद हो चुकी है। हमारे पास मोर देन 1000 जो है हमारे पास जो लेडी लॉयर्स हैं वो प्रैक्टिस कर रही हैं सिर्फ डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में, डिस्ट्रिक्ट बार में जो मुल्तान की डिस्ट्रिक्ट बार है। उसके अलावा हाई कोर्ट में तो तकरीबन मोर देन 3000 जो है वो हमारी लेडी लॉयर्स जो है वो वहाँ पर जो है अपने सर्विसेज दे रही हैं और वकालत कर रही हैं। केसेस भी उनके पास होते हैं, उनके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो एक अच्छी बात है कि मर्दों के साथ मिलके, मैं अक्सर बड़ी खुशी होती है जब हम हाई कोर्ट के अंदर, जब हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर जो है देखते हैं कि लॉयर्स जो है शाना बशाना खड़े होकर केसेस कंटेस्ट करती हैं, कोर्ट को असिस्ट करती हैं, तो अच्छा लगता है। और बिल्कुल
विमेन एम्पावरमेंट के हवाले से जैसे भी बात हुई है, तो हमें खुशी होती है ताकि इस मुआशरे के अंदर जो औरत को मकाम हासिल है, जो हासिल होना चाहिए, तो यकीनन स्ट्रगल तो करनी पड़ती है हर शोबे में, स्ट्रगल तो मर्द भी करते हैं। तो उसमें अभी मैडम ने एक बात की है, यकीनन जो डिटरमिन्ड है, जिसने ये सोचा हुआ है कि मैंने ये करना है और वो उस पर लगे हुए हैं और जद्दोजहद में, तो इंशाअल्लाह ताला वो कामयाब भी होते हैं। आप जजेस में देख लें, हमारे बहुत सारे जो है सिविल जजेस, इवन के अब जो आयशा मलिक साहिबा जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जज हैं, तो शी इज वन ऑफ, सिर्फ फ्यू, एक ही औरत है जो अभी जो है वो सुप्रीम कोर्ट की जज बनी है, तो एक बहुत बड़ी अच्छी एग्जांपल है। तो इसी तरह जब हमारी जो वकला, जो लेडी लॉयर्स, जब उनको देखती हैं कि हम इस मकाम तक जा सकती हैं, जब उनको ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की गई है, तो कल को हम भी इस मकाम तक जा सकते हैं। तो ये एक स्ट्रगल है, एक जिद्दोजहद है जो कि करनी चाहिए, और हमारी लेडी लॉयर्स, हमारी जो खवातीन है वो करती भी हैं, और इंशाअल्लाह ताला हम तो उनको फैसिलिटेट करते हैं, हम उनके साथ शाना बशाना खड़े होते हैं, कोई चीज़ हम एक दूसरे से शेयर भी करते हैं, पूछते भी हैं, बीइंग अ प्रोफेशनल लॉयर। तो ये चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं और उनको मज़ीद एम्पावर्ड होना चाहिए। सही। अच्छा सालिया, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए आप क्या समझती हैं कि किन चीज़ों के लिए जो है वो स्टार्ट अगर कर रही हैं तो क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, क्या इक़दामात होने चाहिए? इस पर आपका जवाब लूँगी नाज़रीन। अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, रूही एट10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जी सालिया, हम बात कर रहे थे कि किन चीज़ों का होना जो है वो बड़ा ज़रूरी है एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से। सबसे पहले परसिवरेंस, आपकी इतने आप स्टेडफास्ट हों अपनी थिंकिंग में, जो आपने काम करना है उसकी क्लैरिटी होनी चाहिए आपके दिमाग में कि मैंने करना क्या है, नंबर 1। नंबर 2, आपके घर की सपोर्ट ज़रूर होनी चाहिए, बिकॉज आपके घर में पीछे सुकून होगा तो यू विल बी एबल टू डू समथिंग। नंबर 3, जहाँ तक फाइनेंसेस हैं, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए आपको फाइनेंसेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती इनिशियली। आपका जो अपना सीवी होता है, जो आपके अपने क्रेडेंशियल्स होते हैं, आपकी एजुकेशन होती है, फिर आपका एक होता है कि आपने एक्सपीरियंस पढ़ाया, आपने उससे रिलेटेड जॉब की, आप अपना सीवी बिल्डअप करें। उसके बाद उस सीवी के अंदर आपकी कोई अचीवमेंट्स होनी चाहिए, अकम्पलिशमेंट्स होनी चाहिए। रेफरेंस में ये नहीं लिखा होना चाहिए टू बी फर्निश्ड ऑन डिमांड, उसमें प्रॉपर रेफरेंसेस होने चाहिए। तो जब आपका सीवी स्ट्रांग होता है ना, यू कैन डू एनीथिंग। अब एंटरप्रेन्योरशिप में आप ऑनलाइन भी कुछ कर सकते हैं, बिकॉज दैट इज ऑल्सो वन थिंग दैट आई एम डूइंग। तो बेसिकली मेरी बेस वही बनी थी इनिशियली, ठीक है। उसके अलावा जब आपकी क्लैरिटी ऑफ माइंड होती है, आप में डायरेक्शन होती है, तो देन थिंग्स कैन हैपन। बस ये है कि आपने हार नहीं माननी। देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल दे कम बाय, क्योंकि मैं एक मलेशियन कंपनी के लिए की डीलर हूँ। बीच में उनके बहुत प्रॉब्लम्स हुए, गाड़ियाँ लेट हुई, रिफंड्स के इशूज़ हुए, तो बहुत सारे लोगों ने कहा छोड़ो, तुम फलानी कंपनी भी तुम्हारे पास आई है, तुम उसको ओके कर दो, फलानी भी। तो मैं 2 चीज़ों में बिलीव करती हूँ। नंबर 1, आप में लॉयल्टी होनी चाहिए और एक ताकत होनी चाहिए अपनी राइटफुल जगह के लिए फाइट करने की, ठीक है। आपको इस तरह गिव अप नहीं करना। एंड नंबर 2, आपको कभी होपलेस नहीं होना। यू शुड ऑलवेज बी थैंकफुल टू गॉड फॉर वट एवर यू हैव। और मैं ये बिलीव करती हूँ कोई भी डिसीजन ठीक या गलत नहीं होता, आपने उसको ठीक या गलत बनाना होता है। बिल्कुल। तो यू वर्क टुवर्ड्स मेकिंग इट राइट। तो मैं ये समझती हूँ, ये अगर आप में वो है, ताकत है, हिम्मत है खड़े होने के लिए, अपने साथ टीम के लिए जो आपके साथ काम कर रही है, तो आई थिंक यू कैन बी एन एंटरप्रेन्योर। वो बड़ा मुश्किल हो जाता है, नहीं कर सकते। अच्छा, फैमिली आपके साथ खड़ी है ना, फिर आपके अंदर हिम्मत भी आ जाती है। आप कहते हैं यार मेरे पास जो है मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो फिर आपको डर नहीं लगता, फिर आपको ये भी नहीं होता कि यार अच्छा आने वाली जो मुश्किलात हैं वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा आगे प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगी। आप हर चीज़ को फेस कर लेते हैं। खवातीन का मेरे ख्याल में बाहिम्मत होना जो है वो बड़ा बहुत ज़रूरी है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रॉब्लम से भागना नहीं है। वट एवर इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू, फेस इट हेड ऑन। कुछ नहीं होगा। जो लास्ट चीज है ना, वो आपकी रूह निकलनी है जिसम से। सही बात, ठीक है। उससे पहले कुछ भी होगा, यू कैन ऑलवेज पुट इट राइट, और उसको फेस करके भाग करने। तो आई थिंक ये चीजें होना बहुत जरूरी है किसी के लिए। अच्छा, भी होता है कि बहुत सारी खवातीन जो है हिम्मत हार जाती हैं। समटाइम्स होता है फैमिली भी सपोर्ट नहीं कर रही होती, लेकिन आपके अंदर बहुत एक जज्बा होता है कुछ करने का, लेकिन कहीं ना कहीं पे वही होता है कि हमारा मुआशरा इस चीज़ को एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा होता, तो खवातीन कहीं ना कहीं फिर एक स्टेप जो पीछे की तरफ चली जाती है। मैं ये समझती हूँ ये एक ब्लेम गेम है। रीजन फेलियर की कोई रीजन नहीं होती।
ठीक है, ये एक ब्लेम गेम है कि माशरे ने ही कर दिया, मैं भी तो उसी माशरे में हूँ। अगर हजरत खदीजा उस माशरे में काम कर सकती थी एंड शी वाज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ट्रेडर्स ऑफ हर टाइम्स, और अगर इसमें कोई बुराई होती तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी उनसे शादी करते, उनसे निकाह करते? तो बात ये है, माशरा वो नहीं है जो और बाहर से आपको नजर आता है, माशरा वो है जो आप बनाते हैं। अगर आज आप कुछ स्टेप अप करेंगे, अब जिस तरह काफी सारे मुझे लोग कहते हैं कि यार उसने झूठ बोला, तुमने उसको मुंह पर क्यों कह दिया कि उसने ये किया। मैंने कहा यार आज उसकी इस बुराई पर मैं उसकी हिम्मत नहीं तोड़ूंगी ना, कल वो, आज उसने झूठ बोला है, कल वो चोरी करेगा। बिल्कुल ऐसे ही है ये चीजें। तो आपको काम ना करने के रीजंस बहुत सारे हैं और काम करने का एक ही रीजन है। आपने उस रीजन को पकड़ना है, बिकॉज आप जब भी काम करेंगे ना, आपने एक चीज याद रखनी है कि आपके रिस्क के साथ बड़े लोगों के रिस्क जुड़ेंगे। तो जब अल्लाह ने आपसे आपके रिस्क का वादा कर दिया है तो आपने लोगों की तरफ नहीं देखना, आपने इस चीज पर खुश रहना है कि ये एक बिजनेस है अल्लाह के साथ जो आपने किया है, कि आप दूसरों का रिस्क अपने साथ जोड़कर अपने रिस्क में भी बढ़ाई डाल रहे हैं। सारिया बहुत शुक्रिया, आपके साथ बातचीत का जरा कम टाइम मिला क्योंकि आप हमारे साथ जो है वो कम टाइम में ज्वाइन किया आपने। कोई मैसेज देना चाहे हमारे व्यूवर्स को? बहुत सारी खवातीन आपको देख रही होंगी, आप उनके लिए इंस्पिरेशन भी हैं इस टाइम। मैं सबको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि प्लीज कभी भी गलत तरीके ना अपनाएं ऊपर जाने के लिए। आपका कैरेक्टर, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी खूबसूरती है, आपका काम जो है वो आपकी सनत है कि आप यहाँ तक जा सकती हैं। हिम्मत कोई भी नहीं आपकी तोड़ सकता, हिम्मत आपको अल्लाह ने दी है। अगर आपकी नीयत साफ है, आप मेहनत करने को तैयार हैं, किसी काम को आप छोटा बड़ा नहीं समझते, तो देयर इज नथिंग इन लाइफ के जो कि आप कहें कि मुझे फेलियर आ गया। जो फेलियर होता है दैट्स ऑलवेज एक आपकी अपॉर्चुनिटी होती है आगे बढ़ने के लिए, सीखने के लिए, उससे सबक हासिल करें और आगे चलें। इंशाल्लाह एवरीथिंग। बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही नाज़रीन आज का शो यहीं पर खत्म हुआ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जिंदगी ने साथ दिया तो सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।